ठीक, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बैठो भाई, बैठो। देख लो क्या समस्या है। पंखा उंखा पंखा बंद करना कि चलवाना है? पंखा चला दो। यहाँ पटना में ठंडी है नहीं बिल्कुल, है ना? ज्यादा लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो तो गर्मी तो आएगा ही आएगा। हमें लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ना पड़ेगा दो तीन इसमें लाके। ठीक है, बैठिए। आपको पता है इंसान 100% प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकता, पता है कि नहीं? नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमारा वायुमंडल बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। और उसमें कितना परसेंट है? 21। हाँ, चलिए। तो ऑनलाइन हो गया भैया? हाँ, ठीक है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कल लाइट चली गई थी भैया, गुड मॉर्निंग। चलिए। हाँ, तो कल हम लोग जहाँ थे वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, वहीं थे प्रकार, ये चल जाए थोड़ा सा ऑनलाइन वाला। नहीं तो कहेंगे पढ़ा दिया गया, छूट गया। कल कई लोग हमें मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर, प्रकाश संश्लेषण में क्लास बंद हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ था? हमने कहा उसके बाद लड्डू बटा था। और इतना बटा था कि सब खा खा के गए थे, है ना? तो कहने का से है कि वहीं पे क्लास बंद ही हो गई थी, तो आज भी वहीं से शुरू करना है। हाँ, बैठो भैया, जल्दी बैठ जाओ। क्या हुआ, आप बैठ कर नहीं रहे हो? अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे बैठ के लिख लेते हैं ना आप लोग, मतलब नॉर्मली। हाँ, तो यहाँ पे ओरिजिनल बनाते हैं कि डुप्लीकेट? ओरिजिनल ना। हाँ, जाके घर पे रिसर्च उसको बस रिवीजन किया करिए। आज आज है बृहस्पतिवार है ना? हाँ, तो आज एक मेंस का सवाल भी हम देंगे, जैसे कि इस सप्ताह से शुरुआत हो जाए अपनी। थोड़ा बहुत लिखिएगा, है ना, रिसर्च करके अपने आप से। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोगों ने जिस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया था, वो मुद्दा था सजीव और उनकी विशेषताओं के बारे में। हमें देखा कि अपने सजीव सेल के बने हुए हैं, और अगल बगल के जो एनवायरनमेंट है उनसे वो क्या होते हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और वो, उनको एनर्जी चाहिए, वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, उत्पादन करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसी ठीक कई सारी गतिविधियां हैं जिसके आधार पर कोई सजीव पहचाना जाता है कि वो सजीव है या नहीं है। और अंततः हमने सजीव को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, यानी कि जो पोषण का आधार है, उस आधार पर दो प्रकार के सजीव थे। पहला क्या था? ऑटोट्रोफिक, और दूसरा था हेटरोट्रोफिक। तो हम लोगों ने ये शुरुआत कर दी थी कि ये अपना जो फूड है वो स्वयं बना रहे हैं, यानी कि मेक देयर ऑन फूड। और स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया है वो दो है, कौन कौन सी? फोटो ऑटोट्रोफिक और केमो ऑटोट्रोफिक की प्रक्रिया थी। इन दोनों प्रक्रियाओं को समझ करके हम आगे बढ़े, और अंततः हम प्रवेश कर गए थे कहां पर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, या फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। और इस दौरान हम कुछ पिक्चराइजेशन कर रहे थे, यानी कि फोटोग्राफ्स में इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। और वो कुछ इस तरह से था कि अगर इसे हम एक पेड़ मान लेते हैं, अब मानना ही पड़ेगा भैया, है ना? नहीं मानोगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये इसकी क्या है? रूट्स हैं। और रूट्स एक प्रक्रिया निभाती हैं, उसका क्या नाम था? ऑस्मोसिस, है ना? और इसी ऑस्मोसिस के जरिए वो पानी और खनिज, इन्हें ये सक कर रही थी या अब्जॉर्ब कर रही थी। और जैसे ही पानी या खनिज यहां मिला, तत्काल यहां पर एक जाइलम करके ऊतक था, है ना, जाइलम टिश्यू। और ये जाइलम टिश्यू काम कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन का। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वास्तव में कैसे चल रहा था? डाउन टू चल रहा था, या टॉप चल रहा था। और इसका दो ही काम है, पानी और मिनरल्स, खनिज को ले जाना। देखना भाई, आवाज कहीं नहीं आ रही। हाँ, ऐसा कुछ है ना? बैटरी तो पूरी है, नेटवर्क नहीं पकड़ता क्या?
ठीक, चलिए। हाँ, इधर कहीं डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती होगी, तो खैर। इसके बाद हम लोगों ने लीफ यानी पत्तियों को देखा था कि इसमें होते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के आधार पर ही अब होती है एक प्रक्रिया जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये बातें हम लोगों ने कल की कक्षा में क्लास में समझा था और देखा था कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और नीचे से जो पानी गया है, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, C6H12 और O6, और सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, ऑक्सीजन गैस। इसमें प्रेजेंस था सन की लाइट और दूसरा क्या था, क्लोरोफिल था। हमने सन की लाइट में तीन बातें बताई थी, यूबी, विजिबल और आईआर। मुख्य तौर पर ये तीन ऐसी हैं जो ज्यादा भूमिका निभाती हैं प्रकाश संश्लेषण करवाने में या फोटोसिंथेसिस करवाने में। तो ये कल बन गया था ना, सारी बातें हो गई थी। तो अब जो लोग कोई ऐसा है जो पहले दिन आया हो आज, ठीक है, कहाँ से आ रहे हो भैया, चाय पीने गए थे, बैठो बैठो। हाँ, जरूरी होता थोड़ा नाश्ता वास्ता, बैठो जल्दी। हाँ, ठीक, यहीं रखा करो ला करके, है ना, बैठे बैठे खा लिया करो। अगला वाला कहता होगा चलो चाय पिला दो, तो कहता होगा चलो आज पिलाएंगे, कल तुम पिलाना। हाँ, रोज एक ही पिलाता है, बहुत अमीर दोस्त पकड़ लियो लग रहा है। हाँ, ध्यान दे के पकड़ा करो, है ना, पक्का, ठीक है, अच्छी बात है। चलो बैठो भैया। साउंड का प्रॉब्लम देखना, ऑनलाइन में साउंड का प्रॉब्लम क्या, ठीक है, कहाँ से आ जाते हो साउंड प्रॉब्लम करने। हाँ, बैठ जाओ भैया, ठीक। तो ये सारी बातें कल हमने क्लास में करी हुई थी, तो अब इनके साथ ही आगे बढ़ना है। लिखिएगा, उसी के नीचे लिखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसके नीचे लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिएगा, निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बस इसको एक एक करके लिखना है, यहीं से सवाल बनते हैं। जो सवाल बनेगा उसको ध्यान दीजिए। पहला ध्यान देना, पहला ये होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो बदलते किस में है, कॉम्प्लेक्स में। अब समझना, ये जो हमने H2O देखा, या हमने क्या देखा, कार्बन डाई ऑक्साइड, या हमने क्या देखा, मिनरल्स, क्या देखा, मिनरल्स। तो बेसिकली इनमें से जो हमारे पास मटेरियल हैं ये हैं सिंपल इनऑर्गेनिक। क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक। और अंतः बन क्या रहा है, C6H12O6, और ये है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक बार सवाल आ गया कि इस पूरी प्रक्रिया में यानी कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी बदलेगा या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। तो पहला पॉइंट डाल दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सरल अकार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक पदार्थ यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सरल अकार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। सरल अकार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। जो अंग्रेजी में है लिखेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या लिखा आपने, सरल अकार्बनिक पदार्थ किसमें बदल रहे हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। अर्थात लिखिएगा, मींस अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो पॉइंट नंबर 1 पूरा हुआ, ग्लूकोज का निर्माण होता है। दूसरा लिखेगा, लिखा है कि कन्वर्ट लो एनर्जी कंपाउंड टू अ हाई एनर्जी कंपाउंड। लिखिएगा दूसरा पॉइंट कि यह
या प्रकाश संश्लेषण के दौरान, हाँ लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न ऊर्जा यौगिक उच्च ऊर्जा यौगिक में बदलते हैं। निम्न ऊर्जा यौगिक उच्च ऊर्जा यौगिक में बदलते हैं। बस इसको समझते चलना। निम्न ऊर्जा यौगिक किस बदल रहे हैं? उच्च ऊर्जा यौगिक में बदलते हैं। निम्न ऊर्जा यौगिक उच्च ऊर्जा यौगिक में। देखो ये पानी है, ये भी क्या है? कंपाउंड ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है। अगर ये हमें ऊर्जा देंगे तो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं, और पानी तो ऊर्जा देता भी नहीं। लेकिन अगर हम यहां पर आ रहे हैं किसके पास? ग्लूकोज के पास। तो ग्लूकोज ही तो करंट क्वाइन ऑफ द एनर्जी है, वो चाहे प्लांट के बेसिस में हो या एनिमल के बेसिस में हो। तो जो ग्लूकोज है वो कैसा है? हाई एनर्जी कंपाउंड है। और जो शुरुआत में इनको मिला फोटोसिंथेसिस के लिए वो कैसा था? लो एनर्जी कंपाउंड था। तो दूसरी बात समझ में आई कि जब जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब तब लो एनर्जी कंपाउंड किस में चेंज होगा? हाई एनर्जी कंपाउंड में चेंज होगा। तीसरी बात लिखेगा, लिखा है कि कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू किसमें? केमिकल। अब देखो जो सूर्य का प्रकाश आया सनलाइट, वो कैसा है? सोलर पावर। और पत्तियों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है? केमिकल। तो केमिकल है, उससे क्या मिल रही है? ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? केमिकल एनर्जी। तो सवाल बना कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, वो क्या है? सोलर टू केमिकल। तो तीसरा बात लिखेगा कि संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सोलर एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। लेकिन तथा तथा स्वतंत्र ऊर्जा को यानी कि जो फ्री एनर्जी है, स्वतंत्र ऊर्जा को स्टोरेज एनर्जी में चेंज किया जाता है। स्वतंत्र ऊर्जा को स्टोरेज एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया जाता है। स्वतंत्र फ्री एनर्जी किस में चेंज हो रही है? पोटेंशियल में, गतिज। जो नॉर्मली सिंपल ऊर्जा है वो स्टैटिक में चेंज हो रही है। लिखिएगा, स्वतंत्र ऊर्जा को स्टोरेज एनर्जी या पोटेंशियल ऊर्जा में हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट करें। इस बात को समझना। यहां पर ध्यान देना, कोई भी पेड़ पौधा होगा जिसकी हम चर्चा यहां पर कर रहे थे, इसने अपने लिए क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज भोजन तो है, लेकिन ये इस ग्लूकोज को इकट्ठा करेंगे, स्टोर करेंगे। और स्टोर जब करेंगे तो इसे कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में। किस में कन्वर्ट करेंगे? स्टार्च। अब स्टार्च जो है ये है पॉलीसैकेराइड। क्या है? पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड लाइक ए पॉलीमर यानी कि लॉन्ग चेन। अब जो लॉन्ग चेन होगा तो ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखना हमेशा कि जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी बनाते हैं किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और स्टोर कैसे करते हैं? स्टार्च के रूप में। और घुमाते कैसे हैं? एटीपी। किसमें? अब इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा। मामला यह है कि कोई भी प्लांट होगा तो उसके साथ सेल होगी। बिना सेल के प्लांट बन नहीं सकता। और अगर प्लांट सेल हमारे पास है, यहां पर समझना, तो इसके पास बड़ी कॉमन सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी। और इसी को हम बोलते हैं पावर हाउस। जानते हैं ना, बहुत सालों से पढ़ते आए हैं। तो होगा क्या कि जैसे ही कोई प्लांट बनाएगा ग्लूकोज C6H12 और O6, तत्काल प्लांट सांस भी लेगा। एक बड़ा मिथक तोड़िएगा अपने दिमाग से कि पौधे ठीक मानव की तरह सांस लेते हैं। जानते हैं नहीं ये बात? बहुत से लोग नहीं जानते, उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, अचानक कैसी बात आप कर दी, ये कैसी बात हो गई। कई बार इस तरह से बोलते नहीं। चूंकि श्वसन की प्रक्रिया 24/7 है। अगर पौधा रात दिन सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा। और भोजन बनाने की प्रक्रिया कितनी है? 12 आवर की। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भोजन बनता रहेगा। कि केवल सूरज रहेगा? नहीं, चांद भी रहेगा, है ना। कुछ समुद्री बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं मूनलाइट का, और वो नाइट में सिंथेसिस करने की क्षमता रखते हैं। तो ये बात सही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा। ज्यादातर किसके लिए? सूरज की स्थिति में। तो अब अगर यहां पर सनलाइट है, और सनलाइट कितने घंटे की है? मोटी माटा 10-12 घंटे का। तो भोजन भाई दिन भर थोड़ी बनता है। आपके घर कितनी देर भोजन बनेगा? सुबह शाम बनेगा। कि दिनों भर भोजन कर रहे हो?
लेकिन का नकिया से ससिया तो पूरा ले रहे हो ना, 24 घंटा। सोते समय बंद कर दो नाक, भाई सोने चल रहे हैं ढक्कन बंद करो नाक का, ऐसा तो है नहीं। ठीक सेम कॉन्सेप्ट किसका है? प्लांट का। अब बेचारे जो प्लांट हैं ये भी यही कर रहे हैं, ये जो इन करते हैं वो किसको लेते हैं? ऑक्सीजन, और आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए मना कहते हैं कि रतिया में कहा ना सो, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे सोओगे तो वो क्या निकालेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। अब रात में भोजन बना नहीं रहा है वो, रात में चुपचाप बैठ के खाली कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और करके हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ रहा है? ये भी छोड़ रहा है। अब रात में चूंकि खाना नहीं बना रहा है तो इसलिए इसका जो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन वो निकल नहीं रहा है। इससे क्या निकल रहा है इस समय? पूरा पूरा तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, और हम भी थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं। इसलिए अगर पेड़ के नीचे सो गए तो सांस लेने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो आपके बीपीएससी ने सवाल किया था ये कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। अब दुनिया में ऐसा कोई पेड़ है नहीं जो रात को इसके अलावा कोई काम करे। कई बार पीपल को लेकर के, नीम को लेकर के, ये एक और है तुलसी को लेकर के अलग अलग भ्रांतियां पैदा हुई हैं समाज में। तो सारा पेड़ एक ही तरह काम करता है, ऐसा कोई भ्रांति है वह नहीं, है ना। तो रात में केवल पेड़ के नीचे ना सोइए, और कोई भी पेड़ हो सकता है वो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में मत लाइएगा। तो अब सोचिए कि जब ऑक्सीजन ले गए और क्या पाया? ग्लूकोज पाया, और ये दोनों चले गए कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया चेंज कर दे किसमें? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब चेंज होगा तो अब यही है बैटरी। क्या है? अब पेड़ अपनी पूरी बैटरी चार्ज कर लेगा और एटीपी के तौर पर दे देगा। एक हमारे पास उतक होता है जिसका नाम है फ्लोएम, नाम सुना है? अब फ्लोएम से कहेगा भाई झोला भर और लेके जगह जगह क्या करो, पहुंचाओ। तो अब तीन बातें यहां पर समझना कि प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट किसको कर रहा है? ग्लूकोज को। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन कहां हुआ? प्लांट सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में। और चेंज किस में हुआ? एटीपी में। और एटीपी क्या करेगा? अब मूव करेगा ऑल ओवर बॉडी प्लांट की विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। समझ रहे हैं ना? और फ्लोएम अब एटीपी घुमाएगा। लेकिन जब इसको लगेगा कि यार खाना ज्यादा बन गया तो ये क्या कर लेगा? स्टार्च के तौर पर इकट्ठा करेगा। तो बन रहा है ग्लूकोज, घूम, हाँ एटीपी होता क्या है? हाँ बता रहे हैं। एटीपी को हम अपनी जो ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी यूनिट है, मानते हैं। जैसे मान के चलना कि हम पहली बात तो दाल चावल खा रहे हैं, अगर हम ये नहीं खा पाते तो डॉक्टर हमें क्या चढ़ाएगा? ग्लूकोज। हम बीमार हो गए तो क्या चढ़ाएगा? ग्लूकोज। अब अंततः कुछ भी हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट का तो वो कन्वर्ट किस में होता है? ग्लूकोज में ही। जब हम ग्लूकोज का भी सेवन नहीं कर पाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो स्थिति ऐसी है कि ग्लूकोज टूट करके अंत में कन्वर्ट होता है एटीपी में। एटीपी एक यूनिट है एनर्जी की। हम ग्लूकोज को डायरेक्ट ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ग्लूकोज टूटेगा एटीपी में तो यही हमारी कोशिकाएं क्या बनाएंगी? ऊर्जा के तौर पर काम करेंगी। तो अब एटीपी ही एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो हमारे लिए एनर्जी क्वाइन का कार्य करता है या एनर्जी यूनिट का कार्य करता है। बस इतना ही समझना है हमें। क्लियर हुआ? तो यही एटीपी हमारे लिए भी है, वही एटीपी किसके लिए है? पेड़ पौधों के लिए है। हम अपना भोजन अलग रूप में स्टोर कर लेते हैं, ग्लाइकोजन और वसा के तौर पर। वो अपना भोजन वसा और स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं। तो जब हम कोई पेड़ पौधा खा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? स्टार्च। भाई आलू खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं तो ज्यादा मात्रा किसकी है इसमें? स्टार्च की। उसको हम जैसे हमारे माउथ में आए, ओरल कैविटी में, तत्काल एक एंजाइम है उसका नाम है टाइलिन, नाम सुना है ना? तो टाइलिन तोड़ना शुरू कर देगा उसको कि भाई इसको तोड़ो। स्टार्च चूंकि लॉन्ग चेन का है, तोड़ के किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और ग्लूकोज फिर जाएगा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया बना देगी एटीपी। तो एटीपी ऐसे मान के चलना कि जैसे बिजली होती है, या इसको मान के चलना करंट। क्या है ये? करंट है। अब यही करंट क्या करेगा? हमें चार्ज कर देगा। तो जब तक हम एटीपी बनाएंगे तभी तक हम क्या करेंगे? अपनी पावर को चार्ज करेंगे। और जितना काम करते रहेंगे उतना ही एटीपी हमारा क्या होगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज होता चला जाएगा। जैसे ई रिक्शा देखा है बटनिया, तो जितना चलाता है कहता है 3 पॉइंट आज में भी है लाइट, और रात शाम तक होते होते क्या हो जाएगा? सारा लाल पॉइंट खत्म हो जाता है। कई बार ई रिक्शा रास्ते में रुक जाता है। वही हालात हमारी होगी। आप सुबह आए हो 8 बजे, अभी आपका एटीपी खूब खर्च हो रहा है,
शाम अभी 12 साढ़े 12 बजते बजते आप एकदम हालात खराब हो जाएगी। अगर मैं 1 1.5 कर दूं तो एटीपी क्या हो जाएगा, अब कहोगे बस एक की बैटरी बची है छोड़ दो। तो वो वाला मामला है एटीपी का, ठीक है। तो अंततः हमें न्यूनतम रूप में क्या मिलेगा, एटीपी। तो किसी ने मुझसे पूछा कि जब एटीपी इतना महत्वपूर्ण है तो सीधा इंजेक्शन ठोक दे एटीपी का एक। भाई ग्लूकोज चढ़ने से बेहतर क्या है, एटीपी लाया जाए, इंजेक्शन भरा जाए और साइड से लगा दे, तो ना रहेगा भोजन ना रहेगा ग्लूकोज, क्या काम किया जाए। तो अब ये उत्तर सही था, शानदार सवाल था। तो हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एटीपी डायरेक्ट ले लेंगे तो बॉडी के जो ऑर्गन है वो कौन सा काम करेंगे, हमारा पाचन तंत्र है, कोशिका बैठी है ना, उसका माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि हम किस लिए आए हैं भैया, हमारा क्या काम है। तो हम डायरेक्ट एटीपी स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं तो बॉडी का जो एक वर्किंग प्रोसेस है और सेल की जो एक बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो विपरीत अवस्था में चले जाएंगे, और हमारी कोशिकाएं जब सही काम नहीं करेंगी तो हमारी अंतः मृत्यु हो जाएगी। तो कभी भी हम डायरेक्ट एटीपी का उपयोग नहीं करते, न्यूनतम रूप में हम केवल ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डॉक्टर क्या चढ़ाएगा, जब हम बिल्कुल हालात खराब होगी तो अंतः उसके पास एक ही तरीका है कि इसको ऊर्जा देते रहें, और क्या देते रहें, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जाएगा तो कोशिका में जाएगा, कोशिका उसे तोड़ेगी एटीपी में। क्लियर हुआ। तो पेड़ पौधों ने ग्लूकोज बनाया, टूटा एटीपी में और स्टोर हुआ स्टार्च में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वही बात थी कि जो फ्री एनर्जी है वो किसमें बदल रही है, पोटेंशियल में। अब लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा जो लिखिएगा जो ऑक्सीजन हमें लिखिएगा जो ऑक्सीजन हमें सह उत्पाद के रूप में मिलती है, लिखिएगा जो ऑक्सीजन हमें सह उत्पाद के रूप में मिलती है वह जल से प्राप्त होती है। लिखिएगा द वाटर रिसीव फ्रॉम द रूट्स कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन गैस। लिखिएगा जो ऑक्सीजन हमें एज ए बाई प्रोडक्ट मिलती है, जो ऑक्सीजन हमें सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है वो कहां से मिलती है, पानी से या जल से प्राप्त होती है। देखिएगा जो ऑक्सीजन हमें बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद से मिलती है वह मुख्य तौर पर कहां से मिलेगी, उसे हम रिसीव करते हैं वाटर से। और वाटर कहां मिला, जड़ों से, मिट्टी में था ना पानी, ठीक है। अब इसके बाद लिखिएगा अगला पॉइंट, द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हायर इन रेड एंड ब्लू कलर। लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल और नीले रंग में ज्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल और नीले रंग में ज्यादा होती है, लाल और नीले रंग में ज्यादा होती है, जबकि हरे रंग में सबसे कम, while ग्रीन कलर आर द लोएस्ट, जबकि हरे रंग में सबसे कम। अब ये कॉन्सेप्ट आप तब बेहतर समझ पाएंगे जब आप लाइट का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में ऐसे मान के चलना कि जो विबग्योर हमारा होता है, हाँ, तो ये 400 नैनोमीटर से शुरू होता है और 800 नैनोमीटर तक जाता है, ये इसकी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ और एनर्जी के कॉन्सेप्ट में इसे पढ़ा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लें, जब वो टॉपिक आएगा तो हम इसे फिर से कोरिलेट करेंगे। अब लिखिएगा इसके बाद कि कुछ, अगला लिखिएगा कुछ समुद्री पौधे या सीबीड्स, कुछ समुद्री पौधे या सीबीड्स चंद्रमा के प्रकाश में भी भोजन बना सकते हैं। कुछ समुद्री पौधे या सीबीड्स चंद्रमा के प्रकाश में भी भोजन बना सकते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में भी भोजन बना सकते हैं। Some seaweeds also perform photosynthesis in the moonlight। चंद्रमा के प्रकाश में भी भोजन बना सकते हैं। अब आप जाके देखना आज कि ऐसे कौन कौन से सीबीड्स हैं जो क्या करते हैं, मूनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये आपके पक्ष में मैंने डाल दिया है, तो घर पर जाना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इसे पार्ट बनाना आज, कि मोबाइल है ना सबके पास। हाँ, तो अब यही होता है क्लास का मुख्य उद्देश्य, कि कई बार हम ऐसे मोड़ पे आपको रोकेंगे जहां पर आपका काम होगा ये। तो आज जाइए, थोड़ा बहुत काम करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लिख देता मैं 2 सेकंड के अंदर इसे। लेकिन जब आप इसे सर्च करेंगे तो और भी बहुत सी बातें मिलेंगी आपको कि ऐसा होता है क्या, कि मून लाइट में कैसे हम काम करते हैं। वहीं पे आपको मिलेगा डार्क रिएक्शन। क्या मिलेगा, डार्क रिएक्शन। और जब डार्क रिएक्शन मिलेगा तो वहीं पर आप एक और बात पढ़ेंगे, C3, C4 और कैम प्लांट। कौन कौन से, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। तो घर जाकर के इनको थोड़ा आज काम करिएगा कि बेसिकली व्हाट इज द डार्क रिएक्शन एंड व्हाट इज द C3 प्लांट एंड C4 प्लांट एंड CAM या कैम प्लांट।
तो थोड़ा घर पर जाइए और रिसर्च का हिस्सा बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे तो जब प्लांट का टॉपिक आएगा तो हम बहुत शानदार बताएंगे आपको। तो इसके अलावा हम एक और दो बातें लिख लेते हैं कि पौधे भोजन किसमें बनाएंगे, ग्लूकोज के रूप में, और स्टोर किसमें करेंगे, स्टार्च में। तो लिखिएगा, पौधे भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और उसे संग्रहित स्टार्च के रूप में करते हैं। देखिएगा, पौधे भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो प्लांट्स जो है वो अपना जो फूड है वो स्पेशली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज, और स्टोर किस में कर रहे हैं, स्टार्च में। देखिएगा, भोजन ग्लूकोज के रूप में बन रहा है और स्टोर हो रहा है स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में और स्टोर हो रहा है स्टार्च के रूप में। दो बातें और लिख लीजिएगा, एक तो जाइलम वाली बात और दूसरी कौन सा है, फ्लोएम वाली बात। तो जाइलम क्या कर रहा था, कैरी कर रहा था किसको, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और फ्लोएम क्या कर रहा है, एटीपी ट्रांसपोर्ट कर, क्या कर रहा है, एटीपी ट्रांसपोर्ट कर। लिखिएगा, जाइलम उतक, जाइलम टिश्यू जल और खनिज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अंग्रेजी में इसको लिख ले रहे हो भैया ना, हाँ इतना तो आसान है, कोई इशू नहीं है, मैं मैक्सिमम भाषा बोल रहा हूं, बाकी इतना आप कन्वर्ट करिएगा। देखिएगा, जाइलम उतक, जाइलम उतक पानी और खनिज, वाटर एंड मिनरल कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम उतक, जबकि फ्लोएम उतक फूड यानी एटीपी, जबकि फ्लोएम उतक या फ्लोएम टिश्यू फूड स्लैश करके लिखिएगा एटीपी, फूड स्लैश एटीपी का ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड यानी, हाँ जी, हाँ ग्लूकोज भी कर सकते हैं, फूड, फूड लिख उठा ना। तो कई बार ध्यान देना कि बायोलॉजी में फूड का नाम आते ही आप क्या समझना, ग्लूकोज, और कुछ समझना ही नहीं। अब ये बात की बात है, जब हम आएंगे फ्लोएम पढ़ाने तब बताएंगे, सारी बात यहां बता देंगे, मजा ना आएगा। अभी मोटा मोटा यही जानिए, जाइलम और फ्लोएम। अब बहुत सी बातें हैं जाइलम और फ्लोएम की, बट वो टॉपिक जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, टॉप की बॉटम चल। हाँ जी, नहीं फिर से बता। नहीं, जितनी भी कोशिकाएं सब में टूटेंगे। कोशिका देखो, कोई भी कोशिका है वो माइटोकॉन्ड्रिया रखेगी, और जो कोशिका अब कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका काम ही है क्या करना, एटीपी में कन्वर्जन करना। इसीलिए अब एक बात ध्यान देना कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, कि जो लिविंग थिंग्स केवल मूवमेंट करेगा उसकी सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या काउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस होंगे, कम होंगे, और जो लिविंग थिंग्स मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों करेगा उसकी सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हायर होंगे, ज्यादा होंगे। कहोगे क्यों भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से वहां तक जा रहे हैं, तो हमें ऊर्जा की जरूरत ज्यादा है, इसलिए हमारी कोशिका में, एक कोशिका में मोटा मोटा 2-3 या उससे भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाती है। लेकिन पेड़ पौधे की जगह क्या है, खड़े हैं, वो मूवमेंट ही कर रहे हैं, लोकोमोशन उनमें नहीं है, इसलिए पेड़ पौधों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तुलनात्मक किसके, जानवर के। अब सोचो कि जितना ऊर्जा चीता को चाहिए, मोदी जी 20-25 पीस चीता लाए हैं भारत में, तो कुछ बचे हैं, कुछ मर रहे हैं, कुछ जिंदा हैं, ठीक है, जो भी है, प्रयास तो किया जा रहा है ना। तो जो एनर्जी चीते को चाहिए, क्या इंसान को चाहिए, इंसान उतना दौड़ेगा ही नहीं। तो चीता अगर एनर्जी ज्यादा मांगेगा तो उसकी जो बनावट वो क्या हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया उसको ज्यादा मिलेगी। पेड़ पौधा कहता है कि मैं तो हवा से झूमता हूं, बाकी दिन भर मैं क्या करता हूं, चुपचाप बैठा रहता हूं, तो मुझे बस खाली काम भर की ऊर्जा मिल जाए। तो काम भर की ऊर्जा मिल जाए तो उतना ही हमें क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो हमारा आरबीसी कम है भाई, 45 से मोटा मोटा 50 लाख प्रति mm³ है। लेकिन जैसे ही आप जाओगे थोड़ा ऊपर, यानी कि उत्तराखंड जाओगे, तो जो पहाड़ी लोग हैं उनका आरबीसी ज्यादा है, क्योंकि उनको आरबीसी इसलिए ज्यादा क्योंकि वो पहाड़ पर रहते हैं, और पहाड़ पर चढ़ना है उनको, पहाड़ पर सांस लेने में उनको दिक्कत ना आने पाए, इसलिए उनका आरबीसी 50, 55, 60, 62 तक चला जाता है। रीजन यही है ना कि उनको आरबीसी ज्यादा मिलेगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगा, और हीमोग्लोबिन ज्यादा मिलेगा तो ऑक्सीजन का कैरी करेगा, सप्लाई करेगा। तो पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन है ऐसा। हम लोग पहाड़ पे जाते हैं तो एकदम हाफ जाते हैं, घबरा जाते हैं, 3 दिन अच्छे लगते हैं,
चौथे दिन से पहाड़ काटना शुरू कर देता है मैदानी क्षेत्र के लोगों को। लेकिन जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए वही घर है, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या एंटायर बॉडी है उसी तरह का बनाया गया है। जब वो मैदान में आएंगे तो घबरा जाएंगे, उनको भागना होगा किसकी तरफ, पहाड़ों की तरफ। तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। तो पेड़ पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे, लेकिन मानव में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। बस ऐसे दिमाग में रखिए, जब मौका आएगा तो हम लिखाएंगे। तो ये हो गया ना कि फ्लोएम क्या कर रहे हैं, भोजन का या एटीपी का ट्रांसफर करते हैं। तो लगभग लगभग अपने एग्जाम में ये जो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है, इतने सवाल बन सकते हैं जितना मैंने बताया आपको। तो क्या क्या हुआ, फिर से ध्यान देना। पहला, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में। दूसरा, लो एनर्जी किसमें जा रही है, हाई एनर्जी में। लाइट एनर्जी किसमें जा रही है, केमिकल एनर्जी में। और वाटर किससे रिसीव हो रहा है, रूट से। और फोटोसिंथेसिस ज्यादा किसमें, रेड और ब्लू में। और किसमें बिल्कुल कम है, ग्रीन में। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि समुद्र में होते हैं, वो क्या करते हैं, मून लाइट में भी परफॉर्म करते हैं। और भोजन बन रहा है ग्लूकोज के रूप में, स्टोर हो रहा है स्टार्च के रूप में, और फ्लो हो रहा है एटीपी के रूप में। क्लियर हो गया ना। तो इतने सवाल आज तक फोटोसिंथेसिस से बने हैं। अब आपको जैसे मिलेगा उसको कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है केमोसिंथेसिस। लिखिएगा, केमोसिंथेसिस या रासायनिक प्रकाश क्या हिंदी होगा इसका, हाँ रासायनिक संश्लेषण, हाँ रासायनिक संश्लेषण या केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस, सोचो कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वर्क करते हैं लाइक ए प्लांट। दुनिया में ऐसा अब प्लांट के अलावा ऐसा कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं है जो अपना भोजन खुद बना ले। मानव अपना भोजन खुद बना सकता है, नहीं। पशु पक्षी, लेकिन प्लांट क्या कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है। लेकिन प्लांट के अलावा एकमात्र ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा वो होगा कुछ बैक्टीरिया, जैसे रेड बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे ऐसे, या ब्लू सल्फर बैक्टीरिया मौजूद हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो धरती पर मौजूद रसायनों का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए भोजन खुद बना लेते हैं। तो उस रसायन का इस्तेमाल करके जो भोजन बना रहा है वो क्या कहलाएगा, केमोसिंथेसिस। क्या कहलाएगा, केमोसिंथेसिस। तो कई बार इंटरव्यू में इस तरह के सवाल निकलते हैं कि ये बताओ कि पेड़ पौधों के अलावा और ऐसा क्या उदाहरण है जो अपना भोजन क्या करे, खुद बना ले। अब जिनको नहीं पता वो केवल क्या पढ़ के, हम लोग तो भाई छोटेपन में यही पढ़े हैं कि क्या है, केवल पेड़ पौधे। लेकिन पेड़ पौधों के अलावा केवल बचे कौन से एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो लिखिएगा हिंदी में नीचे, अंग्रेजी में आ रहे हैं हम। लिखिएगा, कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया रासायनिक रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। सम बैक्टीरिया गोज थ्रू केमिकल रिएक्शन। कुछ बैक्टीरिया रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तथा अकार्बनिक रसायनों का उपयोग करके, हाँ देखिएगा, सम बैक्टीरिया गोज थ्रू केमिकल रिएक्शन, कुछ बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तथा अकार्बनिक रसायनों का उपयोग करके, अकार्बनिक रसायनों का, इनऑर्गेनिक केमिकल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। अकार्बनिक रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। मेक देयर ऑन फूड with the help of inorganic chemicals, with the help of inorganic chemicals। अब लिखिएगा, जैसे एग्जांपल डाल दीजिएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। लिखिएगा, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नंबर 2 लिखिएगा, रेड बैक्टीरिया। नंबर 2 डाल दीजिएगा, रेड बैक्टीरिया। नंबर 3 लिखिएगा, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, रेड बैक्टीरिया, और क्या हुआ, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया। अब इस बार के नाइट्रोसोमोनास, एक बैक्टीरिया और है नाइट्रोसोमोनास। देखिए, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया।
एक और है नाइट्रोबैक्टर, नाम सुना होगा शायद इसका, नाइट्रोबैक्टर। एक और लिखिएगा, नाइट्रोबैक्टर। एक और है सल्फर, पर्पल सल्फर नाइट्रोबैक्टर, ये तो बड़ा कॉमन सा है। इसके बाद लिखिएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर नाम आते ही याद रखना कि ये वो वाले हैं, अपना भोजन खुद बनाएंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये सारे कैसे होंगे, केमो सिंथेसिस वाले होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो चैप्टर वो है, हाँ हाँ हाँ, ये सनलाइट नहीं लेते हैं, ये खाली अकार्बनिक रसायनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, ये आमतौर पे जैसे मृदा के साथ कनेक्ट हैं तो मिट्टी से ले लेंगे। देखो, जैसे कहानी का आशय यह है कि कुछ ऐसे जीव, एक तो सूर्य के, हाँ जी, कुछ ऐसे जीव एक तो सूर्य का प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश ही केवल हिस्सा नहीं है, मिट्टी का पानी और खनिज भी हिस्सा हो रहा है, तब जाके क्या क्या पूरा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं कि ये मिट्टी में मौजूद अकार्बनिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए भोजन बना लेते हैं। बस इतना ही दिमाग में रखना है। तो एक केमिकल प्रोसेस हो गया, इसलिए इसको हमने केमो सिंथेसिस कहा। उसको हमने फोटोसिंथेसिस इसलिए कहा क्योंकि वो फोटोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका, फोटोन। फोटोन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द सन लाइट। तो वो फोटोसिंथेसिस, और ये क्या हो गया, केमोसिंथेसिस। तो दो ही दुनिया में उदाहरण है, एक तो पेड़ पौधे और दूसरे बैक्टीरिया, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इसीलिए इनको हम इकोलॉजी की भाषा में प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक। जानते हैं ना? तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सभी ऑटोट्रोफिक क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पादक कहलाते हैं। आप नीचे नोट डाल दीजिएगा कि ऑल ऑटोट्रोफिक नोन एज अ प्रोड्यूसर। सभी, हाँ एक लाइन बचा हुआ है, अब लिख लो, क्या करोगे, नीचे लाइन में एक लिख लो कि सभी सभी स्वपोषी जीवधारी उत्पादक कहलाते हैं। ऑल ऑटोट्रोफिक नोन एज अ प्रोड्यूसर, सभी स्वपोषी जीवधारी उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि यही तो सब कुछ कर रहे हैं ना। आपने वो पढ़ा होगा ना एनवायरमेंट इकोलॉजी में, चेन वाला, कि हिरन ने घास खाया और हिरन को कोई और खाया, अंत में इंसान सबको खाया। तो ये फूड चेन बनाते हैं, है ना। उसी में एक आता है 10% का नियम। तो ये सारे बड़े एग्जाम में आते हैं, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बातें समझाई जाएंगे। अब लिखिएगा हेट्रोट्रोफिक या परपोसी। में अब थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके लिए। अभी है क्या ना कि, हाँ वो तो किसमें, हाँ भैया सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो अभी। कारण यह है कि मैं आपको पोषण पढ़ा रहा हूं। ये जो आपके सवाल निकल के ना, ये है प्लांट किंगडम के सवाल। तो दोबारा आपको फोटोसिंथेसिस बहुत बड़े स्तर पर ढोल तमाशा बजा के मिलेगा। अभी मेरा उद्देश्य यह है आपको बताना कि आखिर पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। मैं उतने ही उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हूं। बाकी एक बड़ा शानदार टॉपिक है प्लांट किंगडम, जहां पर हम फिर से आएंगे, फोटोसिंथेसिस को फिर से खोलेंगे, और वहां पर हम फिर आपको स्ट्रोमा, ग्रेना तक लेके जाएंगे, क्वांटासोम और थैलोक्वाइड की बात बताएंगे। तब ये रेड और ग्रीन का ऑक्सीजन मिलना या ना मिलना सब क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली किस पर डिपेंड है, भोजन कैसे बन रहा है। तो अभी हम लोग भोजन पे काम कर लें। सवाल शानदार है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं और अपने दिमाग में रख ले रहा हूं। जब आएगा तो आपको जरूरत नहीं पूछने की, मिल जाएगा, है ना। अब लिखिएगा हेट्रोट्रोफिक या परपोसी, हेट्रोट्रोफिक या परपोसी। बाकी भैया पूछा करो, खूब पूछा करो, है ना। आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो जब मौका लगे तो बताऊंगा, और नहीं आएगा तो कल बताऊंगा। लेकिन पूछने में किफायत मत करना, है ना। इधर से भी सवाल आने चाहिए। हाँ आ रहा है। हाँ जी, हम, आपकी आवाज आ नहीं रही यहां तक हमारे पास। अभी आप ऐसा किया करो कि जैसे जो दूर है लिख के भेज दिया करो पर्चे में। कर रहे हो, नहीं नहीं वो अलग मसला है। हाँ आएगा, नहीं नहीं ऑटोट्रोफ नहीं। अच्छा, ग्रीन हरित बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, हाँ वो ऑटोट्रोफ है, अपना भोजन खुद बनाएंगे। हाँ हाँ बट वो फोटोसिंथेसिस में आते हैं, है ना। आएगा तो बताएंगे। ध्यान देना कि जितने मैंने लिखाए हैं सल्फर वाले,
इतने ही क्या करेंगे, केमोसिंथेसिस। इनका सवाल था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गा है वो किस में आएगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गा करते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो किस में आएंगे, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, चलिए लिखिएगा, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं ना बना सकें, जो अपना भोजन स्वयं ना बना सकें यानी दूसरों पर निर्भर हों, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं ना बना सकें यानी दूसरों पर निर्भर हों, परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तो लिखिएगा, हेटरोट्रोफ डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड नोन एज कंज्यूमर, या इन्हें उत्पादक या उपभोक्ता, उपभोक्ता कहेंगे, है ना, हम लोग क्या हैं, उपभोक्ता। लिखिएगा, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं ना बना सकें, दूसरों पर निर्भर हों, वह परपोषी होते हैं, और इकोलॉजी की लैंग्वेज में इन्हें हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता, है ना, कंज्यूमर है हम लोग। अब ये जो परपोषी हैं ये आपको पूरी धरती पर अलग अलग व्यवस्था में दिखाई देंगे, कहीं आपको मनुष्य दिखाई देगा, कहीं आपको कुत्ता बिल्ली दिखाई देगा, है ना, कहीं आपको मच्छर भी दिखाई दे जाएगा, मतलब अलग अलग व्यवस्था है इनकी, कहीं आपको वल्चर्स या गिद्ध की स्थिति दिखाई देगी, कहीं आपको कुत्ते दिखाई दे जाएंगे, यानी अलग अलग प्रकार की, या कहीं आपको परजीवी दिखाई दे जाएंगे, है ना। तो ये अलग अलग व्यवस्था के हैं, इसलिए इनको हम कई अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, या गाय भैंस कुत्ता बिल्ली है, तो हमारे पास सबसे खास बात क्या है कि हमारे पास माउथ और ओरल कैविटी है, यानी कि मुख है और मुख गुहा है। हम कोई भी भोजन मुख में स्वीकार करते हैं और दांत से उसे पीस पीस करके खाते हैं। लगभग यही कहानी कुत्ता भैंस बिल्ली बकरी सबकी है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर जीव हैं जो जिनके पास मुख है, लेकिन इतना बड़ा मुख नहीं है कि वो मुंह खोल खोल के खा सकें। जैसे मच्छर, कभी आपने मच्छर को दाल भात खाते हुए नहीं देखा होगा, खा रहे थे क्या कभी, नहीं खाते, बैठ जाते हैं, है ना। हाँ, दांत तो होता है, एक बार दांत टूट गया था, आप एक दुकान पे आए थे लगवाने के लिए। चलिए, तो कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट पचा लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आंत है, इंटेस्टाइन है, तो आंत का इस्तेमाल करते हैं और वो भोजन करीब 7-8 घंटे में पचा करके उसका मेन मटेरियल निकालते हैं। लेकिन अब मच्छरवा के पास उतनी बड़ी आंत नहीं है, वो सीधे आएगा चौंक करके खून निकालता है, और खून निकाल के तब पचा पचाया भोजन खाएंगे और आराम से रहेंगे। अब सर में जुआ है, अक्सर रही जाती है, तो ये क्या कर रही है, अब ये कभी जुआ को आपने कभी मोमोज खिलाया है, नहीं खिलाया, लेकिन वो मोमोज का जो खून बना उसको कौन खा रही है, जुआ खा रही है। तो कुछ ऐसे जीव है जो बिना पचा वाला भोजन नहीं कर पाते, उनको पचा वाला भोजन चाहिए। कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जो जानवर मर गया तब उस जानवर को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया है, नहीं कौवा नहीं है ना। तो अलग अलग सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। तो लिखिएगा कि हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक कई भागों में बांटे जाते हैं, डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट। लिखिएगा, हेट्रोट्रोफिक कई भागों में बांटे जाते हैं, हेट्रोट्रोफिक कई भागों में बांटे जाते हैं। और आपको याद होगा 3 भाग था, याद होगा इससे पहले, और पहला क्या मिला था, होलोजोइक। देखिए नंबर 1 होलोजोइक, क्या इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण भोजी, होलोजोइक या पूर्ण भोजी। हमने आपके लिए एक चित्र बना रखा है जिसका उद्देश्य है कि आप इसे समझें। यह चित्र है अमीबा का, और आपने पढ़ा होगा अमीबा कोई निश्चित आकार नहीं होता, अमीबा के पास होता है स्यूडोपोडिया, नाम सुना है, हिंदी में कहते हैं कूटपाद, क्या बोलेंगे, कूटपाद। तो स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करती है और भोजन को अपने मुंह में फंसा लेती है, और फंसाने के बाद वो स्यूडोपोडिया बंद कर लेती है, और भोजन क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब भोजन से मेन मटेरियल निकाल करके ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके अपने काम में इसका इस्तेमाल करता है। अब जो हिस्सा भोजन का बचा उसे क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। यानी कि हमारे जैसे हम भी ईट कर रहे हैं, भोजन को इंटेक करते हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद डाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, उसके बाद एसिमिलेशन कर रहे हैं, उसके बाद एग्जस्ट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारे जैसा यानी मानव के जैसा एक बड़ा छोटा सा जीव दिखा जो कि है प्रोटोजोआ या परजीवी है, उसका नाम क्या है, अमीबा। और अमीबा एक तरीके का बड़ा छोटे आकार का होलोजोइक है। बाकी सारे होलोजोइक कैसे हैं,
बड़े आकार के हैं। तो आपके यहाँ विकल्प आ सकता है कि होलोजोइक कौन कौन से हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली और अमीबा। तो हम कहेंगे सारे। भाई मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली तो है, लेकिन अमीबा पर ध्यान हमारा उतना नहीं जाए, क्योंकि अमीबा कितना है, छोटका सा है। लेकिन अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीवधारी है जो क्या कर रहा है, सेम वही प्रक्रिया निभा रहा है कि भोजन को ग्रहण करने के लिए स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल कर रहा है, और स्यूडोपोडिया के लिए भोजन को डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट करके उसका एब्जॉर्ब कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है और उसको बाहर निकाल रहा है। सेम यही प्रक्रिया हम करते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो इन पांचों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करें उनको क्या बोलेंगे, ओहोलोजोइक। तो ये थोड़े से बड़े आकार के भी होते हैं, और एक शानदार उदाहरण आपके सामने अमीबा है, यानी होलोजोइक छोटे भी हो सकते हैं। तो अगर आपके यहां विकल्प आ गया कि होलोजोइक केवल बड़े आकार के होते हैं, होलोजोइक सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। तो अभी जो बीपीएससी की डिमांड है वो इतनी सूक्ष्म स्टडी की डिमांड है। पहले ऐसा नहीं था। बीपीएससी 67 तक नॉर्मली बस होलोजोइक आया तो बड़े जीवधारी कह के निकल लिए। अभी वो यही ढूंढ रहा है कि हमारा ध्यान कहाँ नहीं जा रहा है। वो होलोजोइक पे आएंगे और ऐसा मटेरियल सर्च करेंगे जो हम नहीं जानते इससे पहले, और वहीं सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। यही वजह है कि हम साइंस में 16-17 नंबर पे जाके स्टॉप कर जा रहे हैं, कई बार 12 पे स्टॉप कर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा रिसर्च मांग रहा है ये। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खास करके मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि 70 में जब आप बैठें तो एक शानदार नोट्स बने साइंस का, है ना। तो आइए लिखते हैं, लिखिएगा। हाँ, बात सही है इनकी। जब दंतवा ना है, इसको हम गन्ना खिला देंगे तो चबाएगा ना। इनके पास रसायन निकलता है, केमिकल, और उसी रसायन से इसको पचा लेते हैं ये, है ना। देखो दांत हम लोगों के पास है ना, तो अब ये गन्ना खाने थोड़े आएगा अमीबा कभी, ये सड़ी गली चीजें ही खाएगा। अमीबा कहाँ होते हैं, जलीय जीव है ना, तो जल में होंगे या नमी वाले क्षेत्र में है, तो कार्बनिक पदार्थों का सेवन करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स होंगे, उनको पचा के क्या करेगा, सिंपल बनाएगा। अब हमारी आपकी तरह अमीबा कभी भी मोमोज मांगने नहीं आता। हम लोग क्या खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चबैना चबा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, तो दांत हमारे लिए चाहिए ना। लेकिन अंत में जैसे ही आप यहां से क्रॉस करते हो, कहीं दांत की आवश्यकता है। कहते हैं कि निगला हुआ निवाला कभी हाथ नहीं आता, यहां तक हमारे हाथ आता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम खा रहे हैं कुछ कंकड़ फंसा तो बाहर निकाले, कंकड़ निकाले फिर अंदर कर लिए। तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि पूरा बाहर कर देते हो। हाँ, तो हम लोग उसको देखो, हमारा दो तरह का पाचन है, ये मैकेनिकल डाइजेशन है, दांतवा क्या है, मशीन है। भाई अब कभी गेहूं पिसाने गए हो तो उसमें जांते तो लगा रहता है, तो मशीन है गेहूं, मतलब मशीन गेहूं की होती है, वो मैकेनिक्स है। वैसे हमने मशीन लगा रखी है दांत, तो इसलिए क्योंकि हमें ऐसी चीजें खानी है जो चबाना पड़ेगा। कुछ ऐसे और जानवर हैं जिनके दांत हमसे ज्यादा खतरनाक हैं। मगरमच्छ का दांत देखा है, फाड़ के फेंक दे इसे 1 सेकंड के अंदर। तो हमारे दांतों में मगरमच्छ के दांतों में बड़े अंतर हैं, क्योंकि उनको इसलिए बनाया गया है कि बस जैसे मिले फाड़ डालो। हमारे दांत थोड़े चपटे टाइप के हैं, है ना। तो सबके अपने अपने हैं। चलिए सवाल करते हैं, तो लिखिएगा, ऐसे जीवधारी, ऐसे जीवधारी। हाँ हो गया क्या ये, हाँ टॉपिक है होलोजोइक लिखा है ना, और हिंदी लिख लिया पूर्णभोजी, और एक और लिखिएगा प्राणी सम भोजी। लिखिएगा, ऐसे जीवधारी जो जो आंत का उपयोग करके भोजन पचाते हैं, आंत का उपयोग बोल रहे हैं, आंत का उपयोग करके भोजन पचाते हैं, है ना। लिखिएगा, सच ऑर्गेनिज्म which use intestine for digestion, such organism which use intestine for digestion, ऐसे जीवधारी जो आंत का उपयोग करके भोजन पचाते हैं उन्हें होलोजोइक कहा जाता है, नोन एज। हाँ लिखिएगा, सच ऑर्गेनिज्म which use intestine, which use intestine for digestion, for digestion, known as a holozoic, known as a holozoic। ऐसे जीवधारी जो आंत का उपयोग करें और भोजन को पचाएं उन्हें हम क्या कहेंगे, होलोजोइक कहेंगे। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, देखिए होलोजोइक, होलोजोइक, होलोजोइक पांच पांच स्थितियां उत्पन्न करते हैं। होलोजोइक 5 स्थितियां उत्पन्न करते हैं। देखिएगा, इन होलोजोइक देयर आर 5 स्टेप
इज इंपॉर्टेंट। इन होलोजोइक देर आर 5 स्टेप इज इंपॉर्टेंट। लेकिन नंबर 1 इंजंसन या भोजन का ग्रहण करना। देखिए नंबर 1 इंजंसन या भोजन का ग्रहण करना। देखिए नंबर 1 ऐसे लिखना, पन्ना मत बचाना, ऐसे 1 2 3 करके लिखना। बहुत से लोग हैं किफायती वाले, वो ऐसे लिखना शुरू करते हैं। नोट्स को बहुत शानदार बनाना, पैराग्राफ कम रहना चाहिए, है ना। 1 2 3 करके लिखना। नंबर 2 लिखिएगा डाइजेशन या पाचन। नंबर 2 लिखिएगा डाइजेशन, पहले लिखिएगा इंजंसन। नंबर 1 इंजंसन या भोजन का ग्रहण करना। नंबर 2 लिखिएगा डाइजेशन या पाचन। और नंबर 3 लिखिएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। नंबर 3 लिखिएगा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। और नंबर 4 है एसिमिलेशन। नंबर 4 लिखिएगा एसिमिलेशन, ASSIMA, तो एसिमिलेशन हो जाएगा। और इसका हिंदी होता है स्वांगीकरण। ऐसे लिखिएगा स्वांगीकरण, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। इजेशन या एग्जर्शन लिख दीजिएगा, बहिष्करण। इजेशन या एग्जर्शन, इसको हिंदी में कहते हैं बहिष्करण। हिंदी में कहेंगे बहिष्करण। तो 5 प्रक्रियाएं हो गई। कौन कौन सी हुई? भोजन ग्रहण किया गया, उससे क्या किया गया? पचाया गया। उसके बाद क्या किया गया? उसमें से जो मेन मामला था या मेन न्यूट्रिएंट्स से उनको अवशोषित कर लिया गया। और अवशोषित करने के बाद ध्यान देना, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एसिमिलेशन कौन सा मसला है। तो जब भोजन में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं और उनको ब्लड में मिला दिया जाए, और ब्लड क्या करे कि सभी अंगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया निर्धारित करे, तो यही व्यवस्था कहलाती है एसिमिलेशन। ऐसे मान के चलना कि आपके घर में रिश्तेदार आया, वो लाया 1 किलो मिठाई, तो बच्चे को कहा कि जाओ डिग्गी से क्या निकाल लाओ? मिठाई निकाल लाओ। तो बच्चा क्या करेगा? अब मिठाई निकाल के आएगा, रास्ते में 1 2 मार देगा चुप्पे से। ऐसा होता है संयुक्त परिवार में कि 12 केला लेके आए थे वो मेरे रिश्तेदार, जिसको बोले ले जाएंगे 3 वहीं खड़े खड़े खा लिया, और बचा कितना? 9। जब गया तो घर वाले कह रहे हैं बड़ा दरिद्र टाइप का रिश्तेदार था, 9 ही केला लाया। हमारे संयुक्त परिवार में केला काट के मटता है। जैसे 15-20 लोग हो, केला कितने हैं? 12 या 9 बचे। कहेंगे अब इसकी पहिया बना दो, और पहिया बना के खिलाते हैं। तो वैसे ही है, जो एसिमिलेशन है वो ये है कि भोजन का जो मेन न्यूट्रिएंट्स है उसे किससे निकालेंगे? एब्जॉर्प्शन किससे? और न्यूट्रिएंट्स को दे देंगे ब्लड को। अब ब्लड से कहेंगे कि हे ब्लड, एक काम करो कि तुम सभी अंगों तक जाओ। तो वो कहता है कि मैं तो रोज जाता हूं। ब्लड काम क्या है? खोपड़ी से लेकर के और नीचे अंगूठे तक जाना। तो जब ये रोज आ जा रहा है, तो कहता है जब तुम जा ही रहे हो तो अपने साथ क्या रख लो? न्यूट्रिएंट्स। क्या रख लो? न्यूट्रिएंट। और हर एक अंग तक पहुंचा देना। तो कहेगा कि मैं तो, मेरा तो काम ही है कि मैं रोज जाता हूं जिला मुख्यालय। गांव में 1 2 लोग ऐसे होते हैं जो रोज जिला मुख्यालय जाते हैं। तो 2 4 लोग गांव कहते हैं भैया हमारा ये सामान लेते आना, तो कहते हैं हाँ वापसी लौटा के लेते आएंगे। तो रक्त जो है वो हार्ट पंप कर रहा है, और रक्त पूरी शरीर में क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो रक्तवा जो है जब दौड़ रहा है, तो इसके साथ हम कुछ भी भेज सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई मन में सवाल आए कि मेन वर्क ऑफ द ब्लड क्या है, तो पहला काम है भोजन को हर अंगों तक पहुंचाना, और दूसरा काम है ऑक्सीजन को हर अंगों तक पहुंचाना, और तीसरा काम है कि अगर भाई रास्ते में गए हो, कहीं देखना कोई कूड़ा करकट होगा तो उठा के लेके गुरु ले आ जाना। तो रक्त क्या करता है कि जहां कहीं अपशिष्ट पदार्थ है उसको अपने साथ रख लेता है और रख करके बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो कौन निकाल रहा है? रक्त ही तो इकट्ठा कर रहा है, और उसको हम सांस के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो 3 काम है ब्लड के: भोजन हर अंग तक पहुंचाना, ऑक्सीजन हर कोशिका तक पहुंचाना, और रास्ते में कहीं भी वेस्ट मटेरियल है तो उसको उठा लेना और उठा के जाके बाहर फेंक देना। यही 3 काम करता हुआ रक्त पाया जाता है। इसीलिए हृदय नामक एक मशीन लगाई गई है कि रक्त को क्या करो? दौड़ाते रहो, पंप करते रहो, कहीं गड़बड़ ना होने पाए। सोचो कितना बेहतरीन शरीर बनाई गई है ना। तो रक्त के 3 काम क्लियर। चलिए अब आते हैं, तो क्या लिखा आपने? एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन याद आया कि क्या है? अब लिखिएगा तीसरा क्या हुआ? इजेशन। इजेशन मतलब वही जो वेस्ट मटेरियल था उसको क्या कर दीजिएगा? बाहर। हर दिन हम यूरिन के माध्यम से, मल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हर दिन क्या कर रहे हैं? शरीर में बनने वाले पूरी वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहे हैं। सोचो कितना शानदार तरीके से
एक ऐसी म्यूनिसिपालिटी टाइप का व्यवस्था बनाया गया बॉडी में कि जगह जगह नाले लगा दिए गए हैं, नाक लगा दिया गया, इधर से पाइप से बहता रहेगा कुछ, है ना। तो इसलिए कर दिया गया क्योंकि भाई अगर खराब सामान बाहर नहीं निकालेंगे तो 4 दिन बाद दिक्कत हो जाएगी। कई बार देखा होगा कुछ लोगों की यूरिन रुक जाती है तो कैथेटर लगाना पड़ता है, एकदम पेटो फूलता हुआ बाहर आ जाएगा। आप बस खाली 12 घंटे यूरिन बाहर ना निकालिए, टेंशन में आ जाओगे, एकदम भटकोगे। कई बार ऐसा होता है शहरों में, अगर कहीं पेशाब घर नहीं बने हैं और लग गई ठीक ठाक, तो यही लगता है कि बस कहाँ मिल जाए। और जब कहीं बाहर शहर जाओ, बाहर कहता है कि पूरा खाली है, अंदर जाओ शौचालय वाले, उनका यही सिस्टम है कि वो जहां पैसा लेते हैं वहां कोई नहीं रहता, खाली। और जैसे आप 10 रुपए दे के अंदर जाओगे 14 लोग खड़े हैं, आप भी पीछे खड़े हो जाओ। अब देख रहे हो अंदर वाला गया, भाई बाहर निकला तो कहता है 10 रुपया दिया हूं गुरु, ऐसे कैसे निकल सकता हूं। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको निकालना पड़ेगा ना। तो ये जो बॉडी सिस्टम है इस तरह से बना हुआ है। अब नीचे एक और नोट डाल देना, देखिए होलोजोइक, होलोजोइक 4 प्रकार के होते हैं। होलोजोइक 4 प्रकार के होते हैं, या अंग्रेजी में लिखिएगा होलोजोइक आर 4 टाइप। देखिएगा होलोजोइक 4 प्रकार के होते हैं, या पूर्णभोजी 4 प्रकार के होते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग छोटेपन में पढ़े हैं। आपने शाकाहारी सुना है, मांसाहारी सुना होगा, सर्वाहारी सुना होगा। तो लिखिए नंबर 1 हेर्बीवोरस या शाकाहारी। देखिएगा हेर्बीवोरस या शाकाहारी। अब इसकी परिभाषा लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि लिखाऊं कि ये खाली साग खाते हैं इसलिए शाकाहारी हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई 5 शाकाहारियों के नाम फटाफट लिख डालो अपने आप से। तो अपने भी लिखो ना, बताओ ना मुझे। अब सही सही लिखना भाई, ऐसा मत लिखना कि कुत्ता शाकाहारी है। हाँ, शाकाहारी में गाय है, भैंस है, बकरी है, अच्छा बिलार है कि नहीं है? बिलार तो चूहा खाती है। हाँ, हिरन है, खरगोश। हाँ, तो 5 हो गए। चलिए 5 करके खत्म करो। अब लिखिए मांसाहारी, कार्निवोर्स। लिखिए दूसरा मांसाहारी या कार्निवोर्स। ये क्या खाएं? केवल इनका जो मेन इंटेक है वो क्या है? केवल मीट है ना। हाँ, तो 5 मांसाहारी के नाम लिख सकते हो। बड़ा कठिन होगा मांसाहारी ढूंढने, 5 ढूंढिए जरा, बहुत छोटेपन की बातें हैं ये। शेर बाघ चीता तो मिल ही गया, उसके बाद ढूंढो। मानो नहीं, मानो मांसाहारी नहीं है, केवल मांस नहीं खाता। मानो तो दाल भात भी खाता है भाई। देखो 3 हमने बता दिया, शेर बाघ और चीता। अंग्रेजी आती है ना? शेर को लायन कहते हैं, बाघ को क्या कहते हैं? अच्छा, चीता क्या कहते हैं? चीता। अच्छा अच्छा, चलिए एक और लिख देना, पोलर बियर या ध्रुवीय भालू। चौथा लिखिएगा पोलर बियर या ध्रुवीय भालू। चौथा लिखिएगा शेर बाघ चीता, हो गया। चील नहीं, नहीं आते हैं, मुद्दे पे आते हैं उसके। लिखिएगा इसके बाद पोलर बियर, और जहां पर पोलर बियर लिखा वहीं पे लिखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार का मांसाहारी है ये, है ना। बिगेस्ट ये कार्निवोर्स है। लिखिएगा हाँ, पोलर बियर के पास लिखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार का बिगेस्ट कार्निवोर्स है कौन? पोलर बियर। पृथ्वी पर सबसे बड़े आकार का मांसाहारी है। तो शेर बाघ चीता से भी पावरफुल कौन है? पोलर बियर। पोलर बियर के पास सूंघने की क्षमता बहुत खतरनाक होती है, शायद आपने डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी होगी। ये खाते हैं सील, सील जानते हैं ना? तो इनका ये उसके नीचे, बर्फ के नीचे रहती हैं, बहुत 2-2, 3-3 किलोमीटर सूंघ लेते हैं ये कि कहां पर सील मर रही है, कहां पर हैं वो। और एकदम शानदार तैराक होते हैं, इनके पंजे बहुत खतरनाक होते हैं। तो बहुत खासियत है, और ये सारी खासियत एनसीईआरटी में लिखी गई है ना। पढ़ना शुरू किया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ प्लीज पढ़िएगा, है ना। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो अपना थोड़ा समय कमजोर करेंगे। तो मुझे लगता है कि बैठ करके घर जाया करो, कोई इसके बाद कोई काम होता नहीं है आपके पास। नहीं, खाना बनाना काम नहीं है भैया, सांस लेना कोई काम है। तो एक तो पॉलिटी चल रहा है, दूसरा साइंस है, तो 2 ही विषय तो हैं। तो 2 विषय हैं, तो इसको आप जा करके घर पे काम किया करिए, थोड़ा बहुत रिसर्च किया करिए, है ना। ठीक है, और क्या है?
आ रहे हैं गिद्ध के पास। अब लिखिएगा अगला है सर्बाहारिया ओमनीबोर्स। सर्बाहारिया ओमनीबोर्स, सर्बाहारिया ओमनीबोर्स। तो ये क्या करते हैं, सब कुछ खाएंगे। यहां पे देखिए ना क्या क्या रखा गया है, सब्जी उब्जी भी रखी गई है, मांस भी, और क्या है, मछली है। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि ये सब कुछ खाते हैं, सबको पता है। अब 5 सर्वाहारी के उदाहरण लिख डालो। एक तो ह्यूमन है, दूसरा बिलार, लिखे बिल्ली, कुत्ता लिखेगा। कुत्ता कभी दाल भात खाता है? अच्छा खा लेता है ना, और मांस भी खा लेता है, हाँ तब ठीक है। इसके बाद लिखिएगा चींटी, एंट। चींटी देखा है, गेहूं भी ढो लेती है और मरा हुआ वो कीड़ा उड़ा भी ढो लेती है वो, लिखिएगा चींटी। इसके बाद लिखिएगा मंकी यानी बंदर। हाँ बंदर भी बड़ा शानदार मांसाहारी है ना। अब हनुमान जी से मत सोच लेना उसको, बंदर मछली बहुत खाते हैं। जो ये मकाका मुलाटा परिवार के बंदर है ना, ये सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्रों में, जिसे बोलते हैं रीसस, वो RH फैक्टर वाले, ये बड़े शानदार पकड़े मछली पकड़ते हैं। तो लिखिएगा अगला बंदर। कितने हो गए? हाँ 4-5 हुए। और ढूंढो। गिलहरी, गिलहरी भी होती है, स्क्वायरल। हाँ चूहा, लिखिए गिलहरी के बाद लिखिएगा चूहा। और क्या हो सकता है, इधर है सुअर, लिखना सुअर। ये देखो सुअर और मुर्गी, मुर्गियां खाती है ना, दाना भी चुन लेती है। और हाँ इसके बाद लिखिए भालू। ध्यान देना, ध्रुवीय भालू अलग है और भालू अलग है। लिखिएगा भालू। लिखिए कौवा, कौवा चावल भी खाता है और मांस भी खा लेगा। तो बहुत सारे हो गए, तो हटा लेते हैं भैया। सांप ढूंढ लेना, दांत, सांप दूध नहीं पीते। अब वो आप पिलाते हो जबरन, बात अलग है ना। तो इसके बाद लिखिए अगला है चौथा स्केवेंजर। लिखिएगा स्केवेंजर, चौथा होलोजोइक है स्केवेंजर। इसके बोलते हैं मृतोपहारी, हिंदी में होगा मृतोपहारी। हाँ अगला चौथा एग्जाम्पल है उसी में, मृतोपहारी। जैसे आपने लिखा ना सर्वाहारी मांसाहारी, वैसे 30 चौथा है ये कौन सा, स्केवेंजर या मृतोपहारी। तो ये केवल क्या खाएंगे, मरा हुआ, है ना, जो डेड एनिमल है उनको खाते हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल गिद्ध, नहीं मशरूम प्लांट होते हैं ना, हम लोग प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। लिखिएगा गिद्ध, और कुत्ता भी इसी में आने लगा है आजकल, तो कुत्ता दोनों में आता है। लिखिए कुत्ता, डॉग। हाँ कुत्ते मरी हुई चीजें खा रहे हैं आजकल, उनका स्टेटस थोड़ा डाउन हो गया है। दरअसल गिद्ध मार्केट से गायब हुए, वो DDT का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, तो इनका जो किडनी है फेल हो गया। तो लगभग उत्तर भारत से तो ये बेचारे गायब ही हो गए हैं, साउथ में है अभी, यूपी से तो हट गए, है ना। क्योंकि हम लोगों ने वो दर्द निवारक दवा डाली ना पशुओं को, और हमारे यहाँ जो पशु मरते हैं उनको ऐसे खुले में फेंक दिया जाता है। तो अब खुले में फेंक करके सड़ते हैं, तो इसको खा के मर गए वो। एक सियार होता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जैकॉल, हाँ कुछ, हाँ देखिए सियार और लकड़बग्घा, इसको भी लिख लो, सियार और लकड़बग्घा। लकड़बग्घा को हाइना कहते हैं शायद, हाँ हाइना देखा होगा। हाँ सियार और लकड़बग्घा दो लिख देना। अब इसने किस में आएगा ढूंढ लेना, मुझे नहीं पता हाल फिलहाल। तो मैंने लगभग बता दिए, बाकी अब आप घर जाओ और सर्च कर लीजिए। क्या चीज? हाँ चिड़ियाघर जाके ढूंढोगे, हाँ बगल में है। हाँ ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद लिखिएगा पैरासिटिक। लिखिएगा पैरासिटिक या परजीवी। होलोजोइक के बाद दूसरा जो हेट्रोट्रोफिक है वो है पैरासिटिक या परजीवी। देखो मैंने आपको रास्ता बता दिया है, अब जिनकी मर्जी है वो 10-10 लिख लें घर जाके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आजकल यहां से सवाल उठ रहे हैं, जैसे आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे, वो खाली पूछेंगे सर्वाहारी, क्योंकि उनको पता है कि मांसाहारी आप जानते हो, शाकाहारी आप जानते हो, लेकिन सर्वाहारी में उदाहरण बड़े कम लोगों को, केवल इंसान ही सर्वाहारी बड़ा फेमस है। तो थोड़ा सा सर्वाहारी पर और मन करेगा तो रिसर्च कर लीजिएगा। बाकी स्केवेंजर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकते हैं, तो जहां पे इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। अब पैरासिटिक की बात करते हैं। ये दो दोस्त थे, एक थे रमेश और एक थे मुकेश, नहीं संगीता पत्नी है उनकी।
पत्नी हालांकि दोस्त तो हो सकती है ना, तो इनको मैं संगीता कर देता हूं, कुछ करना नहीं है, तत्काल बदल जाती हैं। अब रमेश जो है कोई काम नहीं करते, फालतू टाइप के हैं, संगीता सारा काम करती हैं। तो रमेश लाभ में है और संगीता भाई घाटे में रहेंगे ना। खाना बनाना संगीता, ड्यूटी पे जाना संगीता, कपड़ा धोना संगीता, झाड़ू मारना संगीता, लड़ाई झगड़ा करना संगीता, सोफा पे लेटे रहना रमेश, भोजन करते रहना रमेश। तो रमेश लाभ में और संगीता हानि में। तो लिखा है कि जब दो जीवों में परस्पर क्या हो, अब जीव नंबर 1 और जीव नंबर 2, जिनमें से एक को पोषण या लाभ मिल रहा हो जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा हो, यानी कि एक बेनिफिट में है और दूसरा सफरिंग लॉस में है, तो जो जीव कैसा है, बेनिफिट में है, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट। तो इसमें पैरासाइट कौन है, नहीं भाई रमेश हैं। जैसे दो दो रूममेट हो, एक रूममेट ऐसा है कि उसको खाना बनाते के समय ही बुखार आ जाए, भाई यार तू मेरा दोस्त है, आज हिम्मत ना है मेरी, और जैसे खाना बन के निकले तत्काल उठ के खड़ा हो जाए, प्रकट है ना। तो अब ये दोस्त कैसा दोस्त होगा, परजीवी दोस्त। कैसा होगा, क्योंकि आप नुकसान में जा रहे हो ना, अब वो क्या है, लाभ में जाएगा। तो लिख डालिएगा, एक लाइन लिखिएगा, लिखिएगा परजीवी, परजीवी ऐसे जीवधारी होते हैं, परजीवी ऐसे जीवधारी होते हैं जो लाभ में होते हैं। हाँ चाहे ऊपर लिख दो, दोनों लिखे हैं। परजीवी ऐसे जीवधारी होते हैं जो लाभ में होते हैं, यानी कि बेनिफिट अवस्था में होंगे। देखिए अर्थात, अर्थात किसी होस्ट के साथ, किसी होस्ट के साथ, अर्थात किसी होस्ट के साथ यह मौजूद होते हैं, किसी होस्ट के साथ यह मौजूद होते हैं, किसी होस्ट के साथ यह मौजूद होते हैं और डाइजेस्टेड फूड का उपयोग करते हैं, पचा हुआ भोजन खाते हैं। अंग्रेजी में लिखिएगा, पैरासिटिक प्रेजेंट विथ ए होस्ट एंड यूज डाइजेस्टेड फूड। पैरासिटिक प्रेजेंट विथ ए होस्ट, होस्ट मतलब मेजबान, परजीवी या पैरासिटिक प्रेजेंट विथ ए होस्ट एंड यूज डाइजेस्टेड फूड, एंड यूज डाइजेस्टेड फूड। बात समझ में आ गई। या आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि यदि दो जीव क्या होंगे, परस्पर संबंध में हैं, तो जिनमें एक को क्या मिलेगा, पोषण, और दूसरे को नुकसान होगा, तो जिसे लाभ मिल रहा वो क्या कहलाएगा, वही परजीवी कहलाएगा। लिखिएगा परजीवी दो प्रकार के होते हैं, लिखिएगा परजीवी दो प्रकार के होते हैं, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे अपनी कॉपी में दो हिस्सों बांट लीजिएगा। तो हमेशा ध्यान देना, परजीवी में जो चलता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। क्या चलता है, हाँ ये कई बार सवाल बनता है, आपसे पूछ लेगा कि पैरासिटिक या परजीवी के लिए सही विकल्प है पॉजिटिव पॉजिटिव कि पॉजिटिव नेगेटिव कि नेगेटिव नेगेटिव, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक जीव पॉजिटिव में रहेगा और एक जीव नेगेटिव में। और ध्यान देना, जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस, या सहजीवी। क्या बोलते हैं, सहजीवी। जैसे आप रोटी बना रहे हो तो आपका दोस्त क्या बना रहा है, सब्जी बना रहा है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, एक साथ मिलके खाएंगे, तो आप भी पॉजिटिव और दोस्त भी पॉजिटिव। जैसे मगरमच्छ और बगुला, तो मगरमच्छ धूप में जब जाता है तो अपना दांत ऐसे फैला देता है, और बगुला बैठ के दांत में फंसे मांस खाता है। बगुले को मांस मिल जाती है, अगर मगरमच्छ का मंजन हो जाता है, बुरुश करेगा ना मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के पास तो बुरुश तो है नहीं, तो दांत की सफाई करनी है, तो बगुला को बुलाता है कि आओ, तो आता है बगुला, कहता है कि साहब दांत साफ करवाना है, कहेगा रुको अभी, आज कहेगा दोपहर में निकलेंगे ऊपर टापू पे, तो आना। तो आएगा टापू, हल्का दांत खोल के बैठ जाएगा, तो कहेगा साहब कौन सा मांस खाए थे आज, बड़ा दांत में फंसा हुआ है, कहेगा कि तुम निकालने पर ध्यान दो। तो बगुले को क्या मिला, मांस, और उसको क्या लाभ हुआ, मगरमच्छ का दांत साफ हो गया। तो कैसे होंगे ये, नहीं बकुले को नहीं खा पाएगी, इतना एक्टिव नहीं है मगरमच्छ, बकुला बकुला साइंस उड़ लेगा, है ना।
तो किसका? हाँ फिर भी बगुला नहीं खा सकता, उड़ लेगा वो, है ना। इनको इनको एनसीईआरटी सहजीवी मानती है दोनों को। आमतौर पे विकल्प देखे नहीं, बगुला जो है खाएगा कितना पाएगा, 100 ग्राम मांस खा के क्या करेगा वो, है ना। अब ऊंट के मुंह में जीरा थोड़ी करेगा। आपको कोई अगर एक गोलगप्पा खिला दे तो इससे अच्छा ना ही खिलाए, इससे अच्छा क्या करे भैया, ना ही खिलाते क्यों खिला दिए। एक गोलगप्पा खाने के बाद आग लग जाएगी शरीर में, और फिर कम से कम 10-12 खाना होगा। तो इससे अच्छा क्या किया जाए, बंद करें, ना खाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बीएससी कर रहा था तो घर वाले बड़ा कम पैसा देते, 3-4 हज़ार रुपए देते, उसी में बीएससी संभालना है। अब कई बार मन करता कि अगर गुरु ये सफेद वाला ये वाला मिल जाता, स्पंज वाला रसगुल्ला, तो 3-4-5 दबा देते, तो बस उसका शीशा देख के ऐसे लौट जाते हैं। फिर 4-5 दिन 10-10 रुपए इकट्ठा करते, जब 50-60 रुपए हो जाते तब मैं 4-5 खरीद लेता और दबा के खाता, तृप्ति मिल जाती। तो एक ना खाऊंगा, एक इसलिए नहीं खाऊंगा कि कोई मतलब नहीं है, यहीं तक जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि भाई ना दो, तो जो काम करो दबा करो, और जो ना करो उसे क्या रहो, दूर रहो। तो इसलिए कहते हैं शीर्ष पर रहना सीखो, चाहे खाने में और चाहे पढ़ने में। अब वही है कि पढ़ने गए, पढ़ाई हो ही नहीं रही है, और घर वाले क्या कह रहे हैं, पढ़ने आए हैं। तो इससे अच्छा ना ही पढ़ो, बता दो भैया हम पढ़ते नहीं, हम पगलेट हैं, हम कुछ नहीं करते। या तो पढ़ो तो फिर इतना शानदार पढ़ लो कि लोग जान जाए कि भाई पढ़ता है ये। तो यही ध्यान रखना चाहिए। खैर, याद हो गया ना। तो अब दो प्रकार के जो परजीवी हैं, एक होते हैं जिनको कहा जाता है एक्सो, क्या बोलेंगे, एक्सो पैरासिटिक, यानी कि बाह्य परजीवी। कैसे होते हैं ये, बाह्य परजीवी। और एक होते हैं एंडो, तो दो हिस्सों में बांटिएगा, एंडो पैरासिटिक और एक्सो। इन्हें बोलते हैं हिंदी में अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। तो दो लिखिएगा, एक्सो एंड एंडो। एक्सो में लिखिएगा कि शरीर के ऊपर होते हैं, शरीर के ऊपर, अपर पार्ट ऑफ द होस्ट बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द होस्ट बॉडी, शरीर के ऊपर होते हैं। और इंडोम लिखेगा कि शरीर के अंदर होते हैं, होस्ट के एंटायर पार्ट में होंगे। लिखिएगा इंटरनल पार्ट ऑफ द होस्ट, लिखिएगा शरीर के अंदर होते हैं। कौन वाले, इंडो वाले। अब शरीर के ऊपर कहां कहां होंगे, अब जैसे मच्छर बैठा तो कहां बैठेगा, शरीर के ऊपर, और क्या खाएगा, पचा हुआ भोजन, तो वो क्या होगा, बाह्य परजीवी। और जब हम टेप वार्म की बात करेंगे या हुक वार्म की बात करेंगे तो कैसे होंगे वो, शरीर के अंदर। तो उसमें डाल देना एग्जांपल, बाह्य में लिखिए मच्छर, मच्छर लिखिएगा। दूसरा लिखिए जुआ, बाह्य में लिखिएगा मच्छर, इसकी अंग्रेजी ढूंढते रहना अपने आप, जुआ। एक और होता, हाँ उसके बाद लिखिए लीच आता है एक, जिसे बोलते हैं जोंक, जोंक जानते हो, हाँ लिखिए जोंक। मच्छर हो गया, जुआ हो गया और जोंक हो गया। लिखिएगा कुटकी, एक छोटे छोटे होते हैं उनमें पढ़ते हैं जो नहाते धोते नहीं, जैसे कुत्ते उत्ते में पड़ जाते हैं। लिखिएगा, अब अंग्रेजी नहीं मुझे नहीं पता, ढूंढ लेना, कुटकी और किलनी। किलना होता है बड़ा बड़ा पर्दा, कनवा में लग जाता है गाय भैंस को, हाँ तो लिखिएगा कुटकी और किलनी। खटमल, भैया अंग्रेजी ढूंढ लेना इसकी, मुझे अभी तत्काल याद नहीं आ रही है। कुटकी और खटमल, ऐसे खटमल तो हो गया, किलनी। खटमल गांव में बहुत होते हैं, चारपाई से निकलते हैं, इसलिए खटिया से निकलने वाले को खटमल कहते हैं, है ना। ये इतने बदमाश हैं कि कनवा में घुस जाते हैं, है ना। एक मैं गया असम में पढ़ाने, तो एक होटल में मैं रोक दिया कोचिंग वाले भाई साहब। अब रात में मैं 2 बजे उठा तो करीब 15-20 इस तरफ और 15-20 खटमल लगे, यार बड़े खतरनाक है, कान में घुस जाते हैं। अभी तो हम तत्काल उठ के बैठ गए कुर्सी पे और उनको फोन किए, फोन ने उठाए 2 बजे रात को। हम कि किस जन्म का बदला ले रहे हो भाई यहाँ बुला के, है ना। तो रात भर जाके उसमें बैठा, मैं कुर्सी बैठ के बिताया। नहीं नहीं, यहाँ तो शानदार है ना। यहाँ नहीं, 5 स्टार तो नहीं कह सकते, है ना, 3 स्टार कह सकते हैं। मेन चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि घर की तरह है ना।
जैसे अपना एक घर होता है, तो यहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं है, सब बच्चे हैं और वो आपके साथ लगे ही लगे हैं। और जो अध्यापक हैं वो भी बड़ी मेहनती हैं, सारे के सारे अध्यापक। वो ऐसे नहीं घंटा वंटा हम लोग नहीं जोड़ते यहाँ। जैसे खान सर की बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि कोई घंटा नहीं जोड़ता, और जब छुट्टी लेनी है तो आराम से ले लो। जैसे 10 दिन जाना है जाओ, लेकिन जब रहो तो अच्छे से काम कर दो। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव पॉजिटिव है। सहजीवी जानते हैं ना? हाँ, कि जब मेरी मर्जी है तब मैं जाऊंगा, और जब मैं यहाँ रहूंगा तो शानदार काम करूंगा। तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। अगर यहीं पे एक क्या हो जाए, लाभ में, एक हो जाए हानि में, तो जो पैरासाइट बन जाएगा उसके साथ मुश्किल आती है। तो कई सारे ऐसे एडुटेक हैं आजकल आ गए हैं, तो हमने भी बहुत सारी जगहों पे काम किए। तो वो लोग घंटा बता देते हैं कि आपको महीने भर में 80 घंटे पढ़ाने हैं। तो जो अध्यापक है वो बंधता नहीं, कभी अध्यापक को कोई बांध ले संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो 45 मिनट को 1 घंटा मानते हैं, एकदम बैठे रहेंगे, 44 मिनट नहीं बंद करेंगे, और 45 होते ही कितना भी महत्वपूर्ण बात हो, खट, कल मिलेंगे, नमस्कार। भाई जब तुम्हें घंटा जोड़ना है तो जोड़ो, आओ, हमसे बड़े हो। एक जगह पढ़ा के निकला तो बताया कि सर 9 घंटा 42 मिनट हो गया आपका। तो हमने कहा कि ये जो 42 मिनट है इसको 10 घंटा कर देते हैं। फिर ये सॉरी, हम कहे कल मिलते हैं तुम्हें बताते हैं। तो बीच में नाश्ते का टाइम था, तो हम कहे यहीं भिजवा दो, डायस पे रख दो, हम नाश्ता भी करते रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे। अगले दिन मैंने 10 घंटा 16 मिनट पढ़ा दिया। हम कहे 16 जोड़ लेना कल वाले में। तो भाई तुम्हें यही करना है तो करो, हमसे कहाँ से है? हम ट्रैक्टर थोड़ी लगे हैं, खेत में घुस गए तो आप मिनट जोड़ना शुरू कर दिए। तो जहां पर इस तरह की बात है थोड़ा मुश्किल आता है। पर खान सर को ये बातें शायद किसी ने बताया, वो या बहुत लंबे समय से काम ही कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पॉलिसी हटा दी पूरी तरीके से कि जब तक रहिए क्या करिए, पढ़ाइए। अभी मुझे कल घर जाना है तो मैं बता दूंगा, तो कल कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, जाना नहीं है। मैं जनवरी भर हूँ, बायोलॉजी खत्म करके ही छुट्टी लूंगा आपसे। फिर दोबारा आऊंगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, और तिबारा आऊंगा तो टेक्नोलॉजी। तो हम 3 खंड में आपके साथ आएंगे। और एक, क्योंकि बीच में जाना अच्छा नहीं है ना, आधा पे हट के निकल लिए। आपका भी रिदम बना था, हमारा ही बना था, टूट गया। तो इस तरह का है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, ये आपके प्रशासनिक जीवन में काम आएगा। जब भी आप किसी अपने निम्न स्तर के कर्मचारी के साथ रहें तो उसे बांधे नहीं, बल्कि उसे क्या करें, थोड़ी सी फ्रीडम दें। अब इतना भी फ्रीडम ना दें कि वो आवारा हो जाए, इतना दें कि भाई नियम कानून ये है, लेकिन अब उसको आप हड़काएं नहीं। अक्सर आप जब जाओगे ना, तो आपके यहाँ डिक्टेटरशिप बहुत खतरनाक है। दुनिया में 2 ही नौकरी शानदार है, या तो एसडीएम की या तो डीएम की, बाकी कोई नौकरी अच्छी नहीं होती। बात समझ रहे ना? एसडीएम से एक पद नीचे आएंगे तो आपको ये दुख सहना पड़ेगा, यस सर जी सर वाला। तो ये यस सर जी सर एक ऐसा शब्द है जो आपको मानसिक तौर पे अपंग बना देगा। ये जो अधिकारी होते हैं ना, कई बार इस भावना में फंस जाते हैं। इसलिए इनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। अधिकारी इतना पावरफुल हो जाता है कि वो समझ लेता है कि पूरी दुनिया हमारी नौकर है, और जिस दिन उसके अंदर में ये भावना आ गई, उस दिन वो आम जनता के हित में काम करना बंद कर देगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा, ये भावना मत लाना, प्रयास करना कि आप आम जनता बनी रहना। तो आप इसके लिए घर जाइए, घर परिवार से मिलिए, समाज से मिलिए, तो वहां से आपको वास्तव में पता चलेगा कि दुख कहां पर है। होता क्या है ना, कि जैसे 10,000 तनख्वाह पाया, शादी हुई नहीं कि बता रहे कि हम भी चलेंगे। संगीता किसके साथ? रमेश साहब। यही समस्या है अपने समाज में। शादी हुई, सब कुछ आ गया, ठीक है, 2-3 महीना बढ़िया बीतता है। अब लड़का कमा रहा है कहाँ? सूरत में। लौट के आया तो संगीता करी, ए जी हम नहीं बनाएंगे इतनी रोटी। और गांव में 1-2 होती हैं सिखौनियां, है ना, कुआ टाइप की होती हैं वो। अब आएंगी ट्रेनिंग करने, तुम कितना खाती हो? ये हम कितना खाते हैं, 2 खाते हैं रोटी। ये तुम्हारे वो कितना खाते हैं? वो है ही नहीं। और बनाती कितने के? 27 रोटी। इन कब तक ऐसा करोगी संगीता? अपनी अपनी ताकत पहचानो। अब संगीता कहेंगी हाँ तुम अच्छा कह रही हो। इनको बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की परिभाषा है कि अभिक्रिया में शामिल होकर
परिवर्तन करके साय से बाहर निकलेगा। ऐसे ही उत्प्रेरक गांव में होते, आएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे और अपना दूध देख खड़े होकर देखेंगे, गजब संगीतवा लड़ रही है। अब पहला प्रहार संगीता करेंगी सासू मां पर और ससुर पर, ये सावधान, है ना। और दूसरा प्रहार पति को फोन जाएगा कि ये जी अब ना हो पाई। पति आया, लेके चला गया कहां? सूरत। और सूरत में कमरा है 10 बाई 10 का, इसी में किचन है, इसी में लेटरिन बाथरूम है, इसी में सब कुछ है। यही तो है भारत का 70% युवा यही जिंदा है आजकल। लेकिन मजा वहां बहुत है क्योंकि वहां कितनी बनानी है, 4 रोटी बनानी है। तो ये जो संक्रमण है, बहुत से युवाओं ने अपनी रूट को छोड़ दिया। जैसे जब सरोगेसी बिल पास हो रहा था तो राज्यसभा में इस पर भयंकर बहस हुई कि सरोगेसी को आप बंद कर रहे हो तो इसके लाभ भी तो बताइए। आप कॉमर्शियल सरोगेसी बंद कर रहे हो, भारत की बहुत सारी इकोनॉमी ध्वस्त कर रहे हो आप। जब विदेशी आते थे तो यहां 10-10 लाख रुपए देके जाते थे, बहुत सी गरीब महिलाओं का कल्याण होता था। तो आप इसका कुछ पॉजिटिव दृष्टिकोण तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो भारत के युवा हैं अभी और अपनी रूट छोड़ रहे हैं, इससे वो रूट की तरफ लौटेंगे। लेकिन कैसे लौटेंगे? लेकिन भारत में सदियों से एडॉप्ट करने की एक व्यवस्था पनपती आई है। एडॉप्टेबिलिटी मतलब गोद लेना, और भारत में आज से नहीं, बहुत सालों से एडॉप्टेबिलिटी आई है। वो एक डलहौजी करके आया था, उसने दत्तक वाला मामला गड़बड़ किया, उससे पहले से भारत में है। और अब चूंकि सरोगेसी आ गई है तो लोगों ने एडॉप्ट करना लगभग छोड़ दिया, कम कर दिया। अब जो ऐसे गृह हैं जहां पर बच्चे रहते हैं जो कि जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको सही जिंदगी नहीं मिल पा रही है। अगर हम इस पर प्रतिबंध लगा देंगे तो जो हमारे युवा हैं वो अपने रूट की तरफ लौटेंगे और सबसे पहला फोन अपने घर पर करेंगे, अपने रिश्तेदार को करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं रिश्तेदार का बच्चा ये स्वीकार ज्यादा करेंगे। जैसे अगर मान के चलो कि 2 पति पत्नी हैं, उनको एडॉप्ट करना है तो ज्यादा वो प्रयास करते हैं कि अपनी बहन का लड़का लें या अपने भाई का कोई लड़का ले लें या लड़की ले लें। मैक्सिमम एडॉप्टेबिलिटी भारत में ऐसे चलती है। अगर ये व्यवस्था नहीं बन पाती तब कहां जाते हैं वो अनाथालय जाते हैं। वहां से एडॉप्ट करना भारत में बड़ा टेक्निकल है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे हमें एक बच्चा दे दो, नहीं मिलेगा। बहुत तरह तरह के कानून है, आपकी उम्र का पता करना पड़ेगा, तरह तरह की बातें दिमाग में लानी पड़ेगी, बहुत से नोट डाउन करना पड़ेगा, तब आपको बच्चा मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि क्या किया जाए, अगल बगल के रिश्तेदार के बच्चे ले लिए जाए। तो ये क्या होगा कि जो बच्चा अभी अनाथालय में था या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ था जो सही से पोषण नहीं कर पाता, अब वो कहां गया? ऐसे युवा के पास आ गया जो पैसे वाला है। और युवा के साथ क्या हुआ? सामाजिक मजबूती बनी, क्योंकि जिसका भी बच्चा ये युवा लेगा दंपति, उसके साथ हमेशा कैसा संबंध रखेगा भाई? अच्छा संबंध रखेगा ना, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तरीके से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से उस बच्चे की पूरी निगरानी ये करेगा। मजाल है कि ये जो दंपति है बच्चे को भोजन ना दे, जाके डंडा ले खड़ा हो जाएगा, काहे ले आए हमारा बच्चा, इसको ले आए हो तो कॉन्वेंट में पढ़ाना। मजाल है उसको प्राइवेट उसमें सरकारी में डाल दे। क्यों? क्योंकि ये पीछे से खड़ा है। तो ये बात जब बहस हुई तो लोगों ने कहा कि यार ये बात शानदार है कि अगर हम सरोगेसी रोक लेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? एडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी तो भारत का सामाजिक समरसता बढ़ेगा, जो सोशल इक्विवेलेंस है वो बेहतरीन होगा, आसपास का सौहार्द बेहतरीन होगा। क्योंकि आप शायद ये चीज ध्यान देते होंगे कि युवाओं में एकाकीकरण आ रहा है और हम अपने परिवार को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये तो भारत की स्थिति है। आप पूरा अभी उठा के देखिए, एक जहाज रोक ली गई है भारत की और लौटा रहे हैं उनको, पढ़ा कि नहीं खबरों में? भारत छोड़ के भागना चाहते हैं, फ्रांस में रोकी गई। तो आप अगर पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में पूरा समूह बना हुआ है ऐसे माता पिता का जिनके बच्चे विदेश में हैं, लौटेते ही नहीं, बहुत समस्या में है वो। तो एक तो भारत का एक पलायन गांव से शहरों में और एक शहर से सीधे फॉरेन में। ये जो पलायन हो रहा है ये एक तो समाज बिगाड़ रहा है, दूसरा हमारे जो बुजुर्गवार लोग हैं उनकी उम्मीदों को कुठाराघात कर रहा है, उनको डाउन कर रहा है। क्योंकि बुजुर्ग को एक चाहिए क्या? सहारा चाहिए। तो भारत संस्कृत निष्ठ देश है, हमारे पास सोशल और कल्चरल वैल्यूज हैं, और सोशल और कल्चरल वैल्यूज पर अगर तकनीकी
नुकसान कर रही है तो वो तकनीकी अच्छी नहीं है। और सरोगेसी एक ऐसी तकनीकी थी या है जो इंडियन सोशल और कल्चरल वैल्यूज पर डेंट कर रही थी। समझ रहे ना? आइए बढ़ लेते हैं आगे। तो दोनों हो गया। अब इंडो में लिखेगा टैप वार्म और हुक वार्म, दो एग्जांपल डाल देना। हो गया टैप वार्म और हुक वार्म। इसके बाद लिखिएगा सैप्रोफाइट, हुक वार्म, HOOK। हाँ, हुक वार्म और टैप वार्म। हिंदी में भी हुक वार्म लिख लीजिए, ऐसे लिखिएगा हुक वार्म, है ना, टैप वार्म और हुक वार्म। अब लिखिएगा सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट इन्हें बोलते हैं मृतोपजीवी। ध्यान देना, एक था मृतोपहारी, वो था स्केवेंजर, क्या था? स्केवेंजर। और ये है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। अब उदाहरण दिया गया जैसे कुछ फंगी यानी कवक और कुछ बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स एंड डिपेंड ऑन decay and dead substance. In these, the process of the digestion take place outside of the body and they absorb nutrients directly. These are imports, क्या है, component from the ecosystem and also called a decomposer. तो कुल मिला के कहानी ऐसी है कि भैंसिया मर गई तो 3-4 दिन बाद इसमें से बहुत खतरनाक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड जैसी गैसें निकलना शुरू होंगी। जो मरा हुआ जानवर है उसके किनारे से कभी गुजरे हो? भागना पड़ता है तेजी से। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस, जिनमें से कुछ मशरूम जैसे भी होते हैं, कवक, फंगस मतलब कवक, इन पे पनपना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको ये डिकम्पोज करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसे कौन करेंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और धीरे धीरे अब यहां पर केवल क्या बचेगा? बोन। क्या बचेगा? सारा मांस और सारा चमड़ा क्या हो गया? 3-4 दिन के अंदर गायब। तो जो मांस और चमड़वा था वो क्या था? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसने बैक्टीरिया और फंगस ने कन्वर्ट किया किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या क्या रिलीज हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी की वजह से अगल बगल में क्या होगा? बहुत खतरनाक तरीके की दुर्गंध निकलती है। लेकिन समय ऐसी स्थिति में है कि हमने लगभग स्कैवेंजर मार डाले, गिद्ध गायब हुआ, कुत्ता खाएगा नहीं खाएगा बहुत क्लियर नहीं है, सियार लकड़बग्घा उतना खाते नहीं है, तो जानवर बहुत दिनों तक ऐसे पड़े रहेंगे। और जब बहुत दिनों तक पड़े रहेंगे तो किसकी बारी आएगी? सैप्रोफाइट की। अब उस जानवर के साथ क्या पनपेगा? बैक्टीरिया और फंगस। अब आप सवाल कर सकते हैं ये होते कहां हैं? तो जहां भी मिट्टी है या नमी है वहां पर क्या होंगे? सैप्रोफाइट उत्पन्न होंगे। और कॉमन सी बात है कि जानवर जहां भी फेंका जाएगा वहां स्वाभाविक है कि मिट्टी और नमी उत्पन्न होना तय है। और जब ये अपना रिएक्शन करना शुरू करेंगे तो इनका रिएक्शन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनको अंतिम पृथ्वी का सफाई करता कहते हैं। यानी कि ये सबसे लास्ट वाले जीवधारी हैं जो पृथ्वी को साफ करने का काम करते हैं। जितने भी डेड एनिमल हैं उनको पूरी तरह से साफ करने का काम कौन करेगा? सैप्रोफाइट। क्यों? क्योंकि जो स्कैवेंजर थे वो अपनी पसंद का खाते हैं, कुछ खाए और कुछ छोड़ के निकल लिए। लेकिन इनसे पसंद और नापसंद कोई मामला ये कंप्लीट डिकम्पोज कर देंगे। क्लियर हुआ? तो लिख डालिएगा, लिखिएगा सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी। लिखा आपने? लिखिएगा यह सूक्ष्म जीव होते हैं, लिखिएगा यह सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे फंगी और बैक्टीरिया, बोल रहे हैं जैसे फंगी और बैक्टीरिया। लिखिएगा सैप्रोफाइट्स इज ए या सैप्रोफाइट्स आर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सैप्रोफाइट्स आर मैक्रो ऑर्गेनिज्म या मृतोपजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कवक और बैक्टीरिया। लिखिएगा लाइक एज ए फंगी एंड बैक्टीरिया। आगे बढ़ाना, लिखिएगा यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड।
यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान कई गैसेस रिलीज होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कई गैसें निर्मुक्त होती हैं या रिलीज होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कई गैसें रिलीज होती हैं या निर्मुक्त होती हैं। जैसे एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई? नीचे एक नोट डाल दिया जा, लिखिएगा सैप्रोफाइट्स को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है, अर्थ क्लीनर। सैप्रोफाइट्स को पृथ्वी का सफाई कर्मी, सैप्रोफाइट्स को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। सैप्रोफाइट्स को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार थोड़ा सा वापस होते हैं और इस पॉइंट पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये वाला पॉइंट याद है? ऑटोट्रोपिक, अपना भोजन खुद बनाएंगे। फोटो ऑटोट्रोपिक विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, और केमो ऑटोट्रोपिक विद द हेल्प ऑफ और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। हेट्रो ऑटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक क्या होंगे? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फूड के लिए। 3 है होलोजोइक, होलोजोइक बड़े आकार के जीवधारी हैं, और इसमें क्या क्या होगा? इंजेंशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सर्शन। और होलोजोइक 4 तरह के थे, याद है? कार्नी, हर्बी, ओमनी और स्कैवेंजर। क्लियर? फिर हमने पैरासिटिक की बात की। आपने देखा कि पैरासिटिक कैसे हैं? डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल करते हैं, और ये 2 हैं कौन से? इक्सो और इंडो। और सैप्रोफाइट्स आपने देखा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक ए फंगी एंड बैक्टीरिया, और ये क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि मानव में, चूंकि अब हमारा पूरा फोकस किस पर होगा? मानव पर, और मानव है होलोजोइक, और होलोजोइक में है ओमनीवोर्स। तो हमारा पूरा का पूरा जो बायोलॉजी है वो आ गई किसके ऊपर? मानव के ऊपर। क्योंकि सियार कैसे खाना खाता है ये सवाल बीपीएससी का नहीं है, लेकिन मानव कैसे भोजन करता है और कैसे पचाता है, अब हम इसी मुद्दे पर आएंगे। तो लिखिएगा हेडिंग, प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मानव में पोषण की प्रक्रिया, मानव में पोषण की प्रक्रिया। मानव में पोषण की प्रक्रिया, मानव में पोषण की प्रक्रिया। देखो एक बात समझो, कई लोग कुछ गलती कर रहे हो। गलती ये कर रहे हो कि आपके पास ये A4 साइज का पेपर है, आप यहां से लिखना शुरू कर रहे हो, और घर वालों ने बताया कि 1 मिनट का पन्ना मत छोड़ना, पूरा पैसा वसूल करके लास्ट तक लिखते हुए आना। भाई पैराग्राफ बनाओगे तो आपका मन रूठ जाएगा, आप दोबारा इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो कोशिश करिए कि A4 साइज का पेपर है तो साइड से थोड़ा छोड़िए, यहां से लिखना शुरू करिए। कल जब आप रिवीजन करने आएंगे तो यहां के पॉइंट डालेंगे। क्या डालेंगे? के पॉइंट, क्योंकि दोबारा इतना मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप पूरा नोट्स पढ़ेंगे। ध्यान देना इस बात को कि बायोलॉजी का जो नोट्स है, पहली जो बार आप पढ़ रहे हो तो लगभग 1 महीना लगा रहे हो पढ़ने में। 1 महीना में मोटा मोटा 90 दिन, कितना दिन? 90 घंटे। दोबारा जब आप रिवाइज करने जाओगे तो इसको आप लगाओगे 30 घंटे। कितना? 30 घंटे। तिबारा आप रिवीजन करोगे तो ये 10 घंटा हो जाएगा, और चौथी बार जब रिवाइज करोगे तो ये 2 घंटे में। कितने में लगा? और लास्ट 5वीं बार है ये 10 मिनट में। कितने मिनट में? तो जिस दिन आप यहां पर आ जाओगे 5वीं बार रिवीजन करते करते कि पूरी बायोलॉजी कितने मिनट में? 10 मिनट में, तब आप ये कह दोगे कि अब बीपीएससी के सारे सवाल हम
लगा सकते हैं। मसला यही फंस जाता है कि हम ये तो करवा देते हैं आपका, ये हमारा काम है, इसके बाद कौन करता है? आप एक आध बार रिवाइज करोगे, शुरुआत में माहौल बना रहता है, फिर माहौल बिगड़ना शुरू होगा, तरह तरह के दोस्त बन जाएंगे, ज्ञान की बातें विकसित होंगी आपके अंदर, आप वास्तविक धारणा छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप किसी भी विषय को 5 बार रिवाइज नहीं करेंगे और कह देंगे कि बीपीएससी वाले, आयोग वाले भैया नौकरी दे दो, इतना मार मारेंगे गेट पे दिखाई मत पड़ना गुरु, पढ़ के गए नहीं है और कह रहे हैं। एक मैसेज किया एकदम 69 में कि सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। हम कहा हो गया, कहीं पीपीएससी नहीं निकला। हम कहे काहे नहीं निकला? कहीं पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे। हम कहे गुरु 18 महीने से मेहनत करे, उनका भी नहीं निकला, और 6 महीने से तुम बहुत बड़ा नेता काहे बन रहे हो? समय लगता है ना। मैं कितनी बार रिवीजन किए? रिवीजन तो एको बार नहीं किए थे, बस कोचिंग कर लिए थे, और कोचिंग किए एक को आया नहीं वहां से। ओके यार, ऐसे थोड़ी होगा, रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो ध्यान देना भैया कि ये जो बगल में छोड़ा जाता है ये के पॉइंट होता है। अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो एक आती है लाल पीली पट्टी, देखा होगा है ना, स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप, आप उसका भी इस्तेमाल करिए। एक पेज में एक पट्टी लगाइए, उसका सारा के पॉइंट वहां डाल दीजिए। जैसे किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ते समय उस पूरे पेज का के पॉइंट पट्टी पे चिपकाओ, आगे निकल चलो, फिर चिपकाओ, आगे निकल चलो। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। जब तक सेना नीचे नहीं पहुंच जाती तब तक वह भाग जीता नहीं माना जाता। अभी देखिए तो गजा पर अब नीचे से कार्रवाई शुरू हो गई है, कल से। बीबीसी सुनते हो ना? हाँ सुना करिए। तो हवाई हमले कितना भी हम कर दें, वो समय जीता हुआ माना नहीं जाएगा। तो सेना को झंडा ले कहां जाना पड़ेगा? नीचे गाड़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ना हवाई हमला है, और पढ़ करके उसको लिखते चलना ये जमीनी हमला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हवाई हमला करिए, बिना वायुसेना के जीतना संभव नहीं है, लेकिन नीचे से क्या भेजनी पड़ेगी? नॉर्मल थल सेना जाएगी, टैंक जाएगा, युद्धपोत पहुंचेगा बगल से, समुद्र के रास्ते से, और चारों तरफ से घेर के जब मारेंगे ना तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कुछ कर ले। तो ये कहानी समझिए कि पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ लिखिए। दूसरी बात, आपका जो कोई नया चैप्टर शुरू हो और इतना पन्ना बच रहा है तो भैया थोड़ा सा छोड़ दिया करो। कल परसों नरसों में कुछ नई बातें मिल जाएंगी। नहीं, कुछ लोग देखा मैं एकदम से वहीं यहां तक लिखे, कहीं इसी गटी पकड़ लो, फिर गला ना पकड़ो उसका, नए पन्ने पे आ जाया करो, अपडेट किया करो। ये आपकी संपत्ति है जो आप लिख रहे हैं। आपने नोट्स दिए, हम आपको क्या देते हैं? नोट्स दे रहे हैं, तो दोनों का अदला बदली हो रहा है ना? तो कुछ तरीके बदलिए अपने आप। बाकी जो ऐसा कर रहे हैं वो शानदार हैं। तो अब मानव की बात करें, इनमें कैसे न्यूट्रिशन होगा? तो दुनिया को पता है कि मानव एक पूर्ण भोजी प्राणी है, और कैसा है? ओमनीवोरस है, जो कि मुख के जरिए भोजन ग्रहण करता है और आंत के जरिए पचाता है। यानी कि वो कंप्लीट प्रोसेस कर रहा है जो होलोजोइक करता है, और इस प्रक्रिया में उसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहा है, उससे वो अपना इम्यून पावर मजबूत कर रहा है, और उसी से वो अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। कल मैंने बताया था ना परसों कि न्यूट्रिशन का 3 काम है: ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी, और इम्यून पावर को बूस्ट करते रहना। यही मेन मामला है कि हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स के लिए हम भोजन व्यवस्था बना के रखते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी दूध जो खा रहे हो क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की बात है। तो एक लाइन में ये लिख लीजिएगा, देखिए, मानव मानव होलोजोइक है। ह्यूमन इज अ होलोजोइक। मानव होलोजोइक है। मानव होलोजोइक है। मानव होलोजोइक है और सर्वाहारी समूह में आता है। मानव, ह्यूमन इज ए होलोजोइक एंड कम्स इन ओमनीवोर्स। देखिए, मानव होलोजोइक है और सर्वाहारी समूह में आता है, ओमनीवोर्स ग्रुप में आता है, सर्वाहारी समूह में आता है, और भोजन को पूरी तरह से पचाने की क्षमता रखता है। हैव ए पावर टू कंप्लीट डाइजेस्ट ऑफ द फूड। भोजन को पूरी तरह से पचाने की क्षमता रखता है। भोजन को पूरी तरह से पचाने की क्षमता रखता है। लिखिएगा, हैव ए पावर टू कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। हैव ए पावर टू कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। भोजन को पूरी तरह से पचाने की क्षमता रखता है। लिखिए, इस दौरान
कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इस दौरान कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे लिखिएगा लाइक है कार्बोहाइड्रेट, लिखिएगा ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, जैसे लिखिएगा नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट। अब इसको भी अंग्रेजी में लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान देना, इसको ऐसे लिखना है जैसे यहां पर बना हुआ है, देख रहे हैं ना 1 2 3 करके लिखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 लिखिएगा वसा यानी फैट, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, साल्ट और जल यानी वाटर। तो 7 नाम मिले आपको, जैसे नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा यानी फैट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल साल्ट और जल। अब ध्यान देना, ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, यहां से हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। लगभग लगभग मान के चलना कि 100% ऊर्जा हमें अप्रॉक्स मिल जाती है। कहां से? 2 से, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। अब समझ में आया कि मैंने इसको 1 2 3 क्यों लिखाया था, क्योंकि बगल में बातें समझनी होती हैं। जो अमीनो एसिड और प्रोटीन है, ये करते हैं सेल फॉर्मेशन। क्या करते हैं? हाँ, कोशिका का निर्माण करते हैं। लिखिएगा सेल फॉर्मेशन या कोशिका का निर्माण। और कोशिका के निर्माण के साथ साथ ये कोशिका की मरम्मत या उसे मेंटेन करते हैं। देखिए, कोशिका का निर्माण और कोशिका की मरम्मत, मेंटेन ऑफ द सेल। तो सेल फॉर्मेशन और दूसरा क्या लिखा आपने? मेंटेन ऑफ द सेल। कौन कौन है आपके? अमीनो एसिड और प्रोटीन। और कार्ब और फैट कैसे हैं? एनर्जी प्रोवाइडर हैं। अब आना विटामिन और खनिज लवण पर, इनको एक साथ कनेक्ट करना। विटामिन और खनिज लवण पे आना। लिखिएगा पहला पॉइंट का काम है मेटाबॉलिक प्रोसेस को इनहेंस करना। लिखिएगा मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसे हिंदी में बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाओं को मजबूत करना, उपापचयी क्रियाओं को मजबूत करना। और दूसरा लिखिएगा इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं ये, या रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार करते हैं। तो 2 काम क्या हुआ? मेटाबॉलिक प्रोसेस या उपापचयी क्रियाएं। दूसरा क्या हुआ? रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना। और जल जो होते हैं ये विलायक का, सॉल्वेंट किस काम करेंगे? सॉल्वेंट का कार्य करते हैं या विलायक का कार्य करते हैं। तो इसको हम अलग से लिख देंगे, क्योंकि जल कभी पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते हैं, तो ये अलग का मसला है। तो हमारे पास पोषक पदार्थ प्रदान करने की कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। तो अब जरा याद करिए कि हम पोषण क्यों करते हैं, कि हमारा न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है। तो 3 बातें बताया था मैंने, ग्रोथ एंड, तो विद द हेल्प ऑफ द सेल फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा एनर्जी, तो विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट। और तीसरा रोग, और कौन करेगा? विटामिन और खनिज लवण। समझ में आया? तो अब अगर एग्जाम में आ गया कि मुख्य तौर पर हमें रोग प्रतिरोध क्षमता कौन देते हैं, तो क्या क्या आएगा? विटामिन और खनिज लवण। या आ गया कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो मुख्य तौर पर एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं? कार्ब और फैट। और सेल फॉर्मर कौन से होते हैं? अमीनो एसिड और, तो क्लियर हुआ ना? ठीक है। तो आज का जो समय है वो लगभग यहीं तक कह रहा है कि आगे बढ़ा ना जाए। तो समझ में आ रहा है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। हाँ, पैरासिटिक और, हाँ बता रहे हैं, अकेले पूछ लेना बता देंगे, या कल की क्लास में साथ साथ बता देंगे, है ना? ठीक। तो अब आप लोग बैठे रहिएगा, आप लोग आराम से निकल जाइएगा।
घर जाके खुद ही ढूंढ लेना यार, मोबाइल से पूछ लेना, मैं तो कल बताऊंगा, आप जाके एक बार सर्च करना। इसके व्यंजन जो होते हैं ना, बड़े आकार के हैं। गिद्ध क्या है? इसके व्यंजन। और पैरासिटिक छोटे आकार के। इसके व्यंजन के पास क्या है? मुख है ना खाने के लिए,